Yes, so good morning. Good morning, good morning. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो बहुत अच्छी मॉर्निंग फिर से एक हमारी। अभी दो तीन ही लेक्चर हमारे बचे हुए हैं और इसमें हमारी पॉजिटिव मॉर्निंग्स अभी होती रहनी चाहिए। सो एक अच्छे कोट के साथ आज की मॉर्निंग फिर से शुरू करेंगे। आई हैव नॉट फेल्ड। देखिए कितना अच्छा कोट कहा है। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यानी मैं कभी फेल नहीं हुआ। यानी हम कहते हैं ना कि यार मैंने इस बार एग्ज़ाम दी पर मैं पास नहीं हो पाया, मैंने इस बार ये दिया, मैं सक्सेस नहीं मिल पाया, यानी मैं फेल हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने एक नया तरीका देखा कि जिसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल सकता। यानी ऐसे आपको, यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा हुआ कोट है, एक बहुत अच्छा थॉट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये देखा कि 10,000 बार, 10,000 तरीके ऐसे हैं, 10,000 रास्ते ऐसे हैं जिससे ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती। सो मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए और कुछ नहीं। फेलियर कुछ नहीं रहता है। आपको अपने वे चेंज करना चाहिए, आपको अपनी टेक्निक चेंज करना चाहिए, आपको अपने आप सक्सेस मिल जाएगा। तो पिछले बार सक्सेस नहीं मिला यानी कुछ तरीके में गड़बड़ होगी, ये समझते हुए आपको चलना है। सो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने कल लिटरेचर जो है, लिटरेचर पार्ट को अधूरा रखा था। आज हम लिटरेचर पार्ट को पूरा करके आगे के और पार्ट को स्टडी करेंगे। सो मैं मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख जाए मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जस्ट अ मिनट। यस, स्क्रीन दिख रही है। यस, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आप लोगों की आवाज़ आती रहनी चाहिए। काफ़ी बार मैं मुझे ये पता एहसास होना चाहिए कि आप लोग भी यहाँ पे हो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कल का बचा हुआ पोर्शन जो कि लिटरेचर में पढ़ेंगे। लिटरेचर आज हम पढ़ने वाले हैं। लिटरेचर की बात करेंगे तो हमने कल लिटरेचर को स्टार्ट कर दिया था और आज हम लिटरेचर को ख़त्म करने जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कल हमने जहाँ तक की चीज़ें देखी थी वो देख लेते हैं। हमने हिंदू लिटरेचर देखे थे एंशियंट इंडिया में, जिसमें हमने वेद क्या होते थे ये कल स्टडी किया। यानी हमको आज ये पता है कि वेद यानी क्या। दूसरी बात हमने ये देखा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे चार वेद है। चारों वेद की हमने स्टडी की। चारों वेद के करने के बाद वेदांगा क्या होता है ये हमने देखा, ब्राह्मण्स क्या होते हैं देखा, अरण्यक देखा, उपनिषद भी हमने पढ़ा। उपनिषद और अरण्यक में एक मेजर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस जो छोटा सा है वो देखा। महाकाव्य में रामायण महाभारत में हमने पढ़ा। हमने पुराण पढ़े, हमने उपपुराण पढ़े। आज हम क्लासिक संस्कृत लिटरेचर से चीज़ों को स्टडी करने वाले। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इस पर क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकते हैं। एक आपको आ सकते हैं वो है डायरेक्ट हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो मैं लिटरेचर डिस्कस करता हूँ, और मैं भी यहाँ भी कोशिश करूँगा कि यहाँ मैं पूरे ही लिटरेचर आपके साथ डिस्कस कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना जाए। तो यहाँ पे अभी अभी आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी आपको स्क्रीन में हर चीज़ लिखी हुई नहीं दिखेगी क्योंकि बुक्स में हर चीज़ नहीं दी थी। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के आपको बताऊंगा और वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको वो चीज़ों को भी नोट डाउन करना है तो आप अपने नोट्स में कर सकते हैं, या फिर जो आपको नोट्स में देने वाला उसमें वो सब चीज़ें तो रहेगी ही। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो इसको दो तरह से डिवाइड किया गया था। एक था वैदिक और एक था क्लासिकल। ऐसे दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है, एक वैदिक और एक क्लासिकल। ये जो दो कैटेगरीज यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें वैदिक वाला जो है वो आपने अभी पढ़ लिया है ना। वैदिक पढ़ने के बाद दो एपिक होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि वेद वाले आपने यहाँ पे पढ़े। वेद वालों के साथ साथ अब हम यहाँ पे अगर क्लासिकल पढ़े तो क्लासिकल में कुछ काव्य आते हैं, जैसे दो एपिक आते हैं। दो एपिक की बात करें तो महाभारत और रामायण जो है वो भी क्लासिकल कैटेगरी का ही पार्ट है, बट उसे सेपरेटली पढ़ा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि कल हमने वैदिक वाला पढ़ा, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हमें रामायण और महाभारत क्यों बताया कि वो उसमें ही कंसिडर होगा। क्योंकि इसे अलग से इसीलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये दोनों को रिलीजन से जोड़ा गया है। अब रिलीजन का होने के कारण इसको रिलीजन एस्पेक्ट से हम पढ़ते, इसलिए हम इसको यहीं पे पढ़ लेते, अदरवाइज़ ये भी क्लासिकल वाली चीज़ें हैं। अब ये होने के अलावा हम ये भी यहाँ पे देखेंगे कि ये काव्य है, ये दोनों महाकाव्य। काव्य यानी पोएट्री, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। काव्य का मीनिंग होता है एपिक पोएट्री। पोएट्री है ये। पोएट्री होने के साथ साथ एक और होता है, दैट इज नाटक। जैसे ये दोनों एपिक थे ना, वैसे नाटक होता है। नाटक यानी ड्रामा। ड्रामा हमें यहाँ पे देखने हैं। ड्रामा जो होते हैं वो एक तरह से, अब देखिए क्लासिकल में भी आपको बता दूं, अब अगर हम वैदिक को छोड़ के क्लासिकल में आते हैं तो क्लासिकल में मैंने बताया कि एपिक होते हैं। एपिक यानी हम कहेंगे कि एपिक यानी काव्य, काव्य यानी पोएट्री। वैसे ही एक होता है ड्रामा।
जिसको हम कहते हैं नाटक, नाटक यानी ड्रामा। वैसे ही तीसरा यहाँ पे अगर जो देखने मिलता है वो अदर, अदर वाली अदर। अब अदर में क्या आएगा? अदर में जैसे कि मेडिसिन पे कोई बुक लिखी गई है, या फिर कोई बुक लिखी गई है जो स्टेट कैसे चलाना इस पे ली गई है, स्टेट क्राफ्ट पे लिखी गई है। कोई बुक है जो ग्रामर पे लिखी गई है। ये जितनी भी बुक है ये अदर में कंसिडर होगी। कोई बुक है एस्ट्रोनॉमी में लिखी है। अब इंडिया में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसलिए तो कोई बुक है जो मैथमेटिक्स में लिखी है। अब ये सब जो चीज़ें लिखी गई एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसको अदर कैटेगरी में डालेंगे। तो एक एपिक होता है, एक नाटक होता है जिसे ड्रामा कहते हैं, और तीसरा अदर होता है जिसे हम ये सब चीज़ें डालते हैं। ये जो चीज़ें ये अच्छे से याद रखेगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो संस्कृत लिटरेचर होते हैं इसमें रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब संस्कृत लिटरेचर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इट इज़ बाउंडेड बाय रूल्स। इसमें काफ़ी सारे रूल्स होंगे। रूल्स होने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि रूल्स जो होंगे वो ग्रामर के होंगे, और ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत ड्रामा हो गया, पोएट्री हो गए और अदर टेक्स्ट हो गए, तो इन 3 चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अच्छे से याद रखेगा, संस्कृत लिटरेचर को हम 3 पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। हमारा पहला पार्ट होगा ड्रामा, सेकेंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा पोएट्री, एंड थर्ड पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा अदर। अब ये तीनों में हमें ड्रामा से शुरुआत करनी है। तो संस्कृत ड्रामा की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत ड्रामा हमें कुछ रूल्स होते हैं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, एक्टिंग, गेस्चर, स्टेज डायरेक्शन, एक्ट्स, नाट्य शास्त्र में जो दिए हैं। आपको याद होंगे कि मैंने आपको कुछ रूल्स और ये सब बताए थे। याद है कि नहीं आप लोगों को संस्कृत ड्रामा के रूल्स? सबको हाँ याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है? बाकी रूल्स है, इतना तो याद है ना सबको? यस, बाकी लोग बताएंगे। पता है कि नहीं? ओके, नहीं पता। सो जैसे कि हमने देखा था कि कर्टेन होते हैं, सूत्रधार आता है, फिर ये सब अनाउंस करते हैं, फिर उसमें हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए, हीरो जो है लीड में जो है वो मेल ही होना चाहिए। अभी तो याद आ रहा है कि नहीं सबको? क्योंकि ये हाँ, सो ये याद आएगा तभी मैं आपको यहाँ ये बता पाऊंगा कि इसमें रूल्स होते हैं। तो अब आपको वो रूल्स याद आ रहे हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो कुछ रूल्स है जो कि परफॉर्मेंस को, एक्टिंग को, गेस्चर को, स्टेज डायरेक्शन, एक्टिंग को लेके होते हैं, जो कि नाट्य शास्त्र में दिए भारत के। तो नाट्य शास्त्र से काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिल रही है। नाट्य शास्त्र में हमें म्यूजिक देखने मिलता है, नाट्य शास्त्र से डांस हमें देखने मिलता है, नाट्य शास्त्र से हमें ड्रामा देखने मिलता है। ये सब कुछ भरत ने लिखा हुआ है, भरत मुनि ने। तब यहाँ पे भी अगर हम बात करें संस्कृत ड्रामा की, तो जो बड़े बड़े आके गए हैं वो लोग, जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कालिदास हो गए, शुद्रक हो गए, विशाखादत्त हो गए, भावभूति हो गए, भाष हो गए और हर्षवर्धन हो गए। ये सब मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इन लोगों ने कुछ ड्रामा लिखे हैं। तो ये जो ड्रामाज है ये बहुत फेमस ड्रामाज हमें देखने मिलते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये संस्कृत ड्रामा के अलावा कुछ कुछ जो है इसको पोइट्री में भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कालिदास जो लिखते हैं वो चीज़ें हम कहेंगे कि जैसे यहाँ पे ड्रामा लिखते हैं तो वैसे ही कालिदास जो है वो कुछ पोइट्री भी आपको लिखते हुए दिखते थे। तो यहाँ पे देखिए कालिदास ने जो ड्रामा लिखे थे, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मालविका, अग्निमित्र, विक्रम उर्वशिया, अभिज्ञान शकुंतलम, शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखा था, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम लिखा था, भावभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा था, भाषा जो है उन्होंने स्वप्न वाशव दत्ता या फिर उरुभंगा लिखा था, हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका लिखा था। ड्रामा वाला जो पार्ट था उसमें ऑलरेडी मैं आपके साथ ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए यहाँ पे हम आएंगे पोएट्री में। पोएट्री यानी काव्य। काव्य की अगर बात करें और महाकाव्य की बात करें तो दोनों अलग है। महाकाव्य 2 ही है और बाकी पूरे काव्य कहा जाते हैं। महाकाव्य किसी ने पूछा कौन से है, तो याद रखिएगा रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य, उसके अलावा जो है बाकी वो काव्य होते हैं। अब काव्य यानी पोएट्री अगर हम कहेंगे तो कालिदास ने लिखी हुई कुछ पोएट्री, जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि कुमार संभवम, रघुवंशा, मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब हमें देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कुमार संभवम जो है, इसमें जो शिवा और पार्वती, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। शिवा और जो पार्वती थे उनका एक बेटा हुआ था। क्या उनके बेटे, पहला जो उनको बेटा हुआ था उसका नाम कोई जानता है आप में से? उनके बेटे का नाम शिवा और पार्वती के? यस, वेरी गुड, कार्तिकेय। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय उनका बेटा था। अब इनके जो बेटे हैं कार्तिकेय, इनके बर्थ की स्टोरी लिखी है कुमार संभवम में, ये उन्होंने लिखा हुआ है। वैसे अगर रघुवंशा में आते हैं तो रघुवंशा में उन्होंने रघु
करके एक डायनेस्टी थी, उसके बारे में कहानियाँ लिखी हैं। मेघदूत में अगर हम आते हैं तो मेघदूत में वो मेघ यानी क्लाउड, तो क्लाउड का एक मैसेंजर होता है जो मैसेज पहुंचाते रहता है, उसे मेघदूत कहते हैं। इसलिए मैसेंजर जो है द क्लाउड मैसेंजर उनके ऊपर लिखा हुआ है। तो ऋतु यानी सीजन, तो ऋतु संहार यानी सीजन के ऊपर कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। तो ये सीजन से रिलेटेड कोई उन्होंने पोइट्री लिखी है। सो ऐसे अलग अलग पोइट्री कालिदास लिखा करते थे। उनके अलावा अगर हम आए हरिसेना में, तो हरिसेना ने कुछ पोएम लिखी है जैसे कि समुद्रगुप्त के ऊपर। हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के ऊपर और उसके साथ साथ ये जो भी चीज़ें लिखी है ये इलाहाबाद पिल्लर में भी इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पे है इलाहाबाद पिल्लर का, उस पर भी आपको देखने मिलती है। तो ये जो है हरिसेना ने लिखी हुई कुछ है। सो कुछ हम कहेंगे कि जयदेव ने लिखी है। जयदेव ने गीता गोविंद लिखी है। गीता गोविंद जो उन्होंने लिखी थी संस्कृत पोएट्री है जिसमें वो लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, गीता गोविंद में लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण दिखा होता है, सब कुछ उनकी लाइफ पूरी राधा से लेके तो उनका बर्थ से लेके हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। और यहाँ पे डिवोशन जो है कृष्ण का उसके साथ इसे जोड़ा हुआ है, राधा और ये सब इसमें दिखाए गए हैं। इनके अलावा भैरवी करके जो है उन्होंने किरत अर्जुनिया लिखी थी। किरत जो है वो एक हंटर थे। अब किरत अर्जुनिया, किरत यानी हंटर और अर्जुनिया यानी अर्जुन, अर्जुन और किरत के बीच की एक कहानी, एक पोएट्री लिखी है, कहानी लिखी है पोएट्री फॉर्म में। और उसके अलावा माघ करके है, माघ ने शिशुपाल वध लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि शिशुपाल है, शिशुपाल का वध यानी शिशुपाल को मारा गया था, तो किलिंग, शिशुपाल की किलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। आप जानते हैं शिशुपाल को किसने मारा था? हु किल्ड शिशुपाल? यस, शिशुपाल को मारने वाले व्यक्ति, चक्र चला के मारा गया था, राइट? यस, वेरी गुड, श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था। शिशुपाल का वध जो किया था उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने मिलेगा। तो शिशुपाल आपको पता है कि वो बहुत पाप कर रहा था, वो कहानी में ऐसा आपको देखने मिलता है कि वो बहुत पाप कर रहा था। उन्होंने कहा था कि आप 100 जब सीन कर लोगे, है ना, तो कृष्ण ने ये कहा था। अब शिशुपाल जो है वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बुराइयां करता ही था, तो उन्होंने ये कहा था कि श्री कृष्ण ने कि आपके जो 100 जब आप पाप कर लोगे, आपके 100 पाप मैं माफ़ कर दूंगा, बट जब आप एक 100 पाप को पार कर लोगे, 100 सीन, व्हेन यू क्रॉस्ड 100 सीन्स, देन मैं फिर आपको नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो एक और पाप कर देते हैं, एक और सीन कर देते हैं 101, और उसके बाद श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चला के शिशुपाल का ऑन स्पॉट उनको मार देते हैं। दैट इज़ द स्टोरी। तो ये माघ जो है उसमें शिशुपाल वध, माघ जो उन्होंने शिशुपाल वध के ऊपर कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से संस्कृत पोइट्री कुछ देखने मिलती है। इसके अलावा एक और आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ एक और मैं ऐड कर दूँगा फिर, या फिर अभी ही ऐड कर देता हूँ एक आपको, ताकि याद रहे। अभी कैसे कि कुछ चीज़ें एडिशनल आते जाती है, तो आपको भी वो चीज़ें आपके नोट्स में ऐड करते रहने पड़ती है। बट अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ तो मैं नोट्स में आपके ऐड करके ही दे रहा हूँ, तो आपको अलग से कुछ ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दंडिन करके, दंडिन जो है वो संस्कृत ग्रामेरियन है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छी उन्होंने भी पोएम्स लिखी है। दंडिन जो है उन्होंने काव्य दर्शन ये एक पोइट्री लिखी है। और इसके अलावा उन्होंने दश कुमार चरित ये भी लिखा है। दश कुमार चरित की बात करें तो टेल यानी एक स्टोरी ऑफ 10 प्रिंसेस, दश है इसलिए 10, दश कुमार यानी प्रिंस, सो 10 ऐसे प्रिंस जो है उनके बारे में वो कहानियाँ लिखते हैं। तो ये है दंडिन नाम के एक और हमें जो देखने मिलते हैं वो राइटर। सो ये हमें कुछ पोइट्स देखने मिल रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी संस्कृत में पोएट्री लिखी है। इसके अलावा हम और भी आगे बढ़ते हैं तो अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट में अगर जाए, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले कुछ ड्रामा थे, ड्रामा के बाद पोएट्री थी, और तीसरे कुछ अदर टेक्स्ट थे। अदर टेक्स्ट किस चीज़ से रिलेटेड थे ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो जैसे कि स्टेट कैसे चलना है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई, जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि धर्मसूत्र लिखे गए या धर्मशास्त्र लिखे गए। अब धर्मसूत्र जो लिखे गए थे या धर्मशास्त्र जो लिखे गए थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई थी, वो पोएटिक फॉर्म में लिखे गए थे। उसमें यही
लिखा था कि धर्म यानी देश कैसे चलेगा या ये सब कैसे होगा, ये सब यहाँ पे लिखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि बुक ऑन लॉ, दैट इज धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, ये लिखी गई है। अब आपको आज का एक वर्क है कि आपको धर्मशास्त्र के बारे में धर्मशास्त्र लिखने हैं। तो मैं आप सबसे पहले बता दूं कि धर्मशास्त्र होते क्या है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट और मॉरल प्रिंसिपल्स, जिनको धर्म कहते हैं। धर्मशास्त्र यानी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आपने कैसे रहना चाहिए, या फिर आप कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स है जिसमें आपने चलना चाहिए हिंदुइज्म के, वो यहाँ पे धर्मशास्त्र में दिए हुए। अब धर्मशास्त्र में दिए होने के साथ साथ धर्मशास्त्र जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। सो धर्मशास्त्र के कुछ कुछ और भी टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट जो धर्मशास्त्र में आते हैं उनका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। आपको उन सब के ऊपर एक एक लाइन लिखना है, जस्ट वन लाइन ऑन द धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए। धर्मशास्त्र यानी जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट और मॉरल वैल्यूज रहेगी उसके बारे में जो शास्त्र बात करते हैं, उसके बारे में जो टेक्स्ट बात करते हैं, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। जैसे एक धर्मशास्त्र में है मनुस्मृति, इसके अच्छे से लिखिएगा इनके बारे में, ये आपका टास्क है। उसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, उसके साथ साथ विष्णु स्मृति, ये सब है। ओके, सो विष्णु स्मृति और ये सब हमें देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति, ये सब यहाँ पे 4 है। इनके बारे में आपको एक एक लाइन लिख के लाना है। तो ये हो गया आपके कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको आज आपका एक वर्क है। उसके बाद मनुस्मृति जो है इसके बारे में बता देते, तो इट इज़ लॉ ऑफ मनु। मनु ने कुछ लॉ लिखे हैं कि रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी क्या होने चाहिए, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टडी किया होगा, मोस्ट ऑफन स्टडी जो किया गया है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति जो है ये हम कहेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि रोल ऑफ मैन एंड वुमेन क्या रहना चाहिए सोसाइटी में। उसके साथ साथ अदर संस्कृत टेक्स्ट में हमें कौटिल्य ने लिखा हुआ अर्थशास्त्र देखने मिलता है। कौटिल्य यानी जिनका नाम चाणक्य था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के बारे में बात करता है और मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करता है। आपको अर्थशास्त्र अच्छे से पता ही है। इनको कौटिल्य कहो या विष्णुगुप्त कहो या चाणक्य कहो, इन्होंने ये लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये लिखा जाता है। अब ये सब चीज़ें जब हमें पता चलता है तो यहाँ पे हम और भी आ गया है कुछ साइंटिफिक टेक्स्ट हम देखें तो पिंगल जो है उन्होंने छंद शास्त्र लिखा हुआ है। पिंगल की जो बुक है उसे छंद शास्त्र कहते हैं, जो कि मैथमेटिक्स की बुक है। चरक ने चरक संहिता लिखा हुआ है जो मेडिसिन के ऊपर बात करता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा है जो सर्जरी के बारे में बात करता है। माधव जो थे इन्होंने माधव निदान लिखा है जो पैथोलॉजी के बारे में बात करता है। आपको पता है पैथोलॉजी और ये सब क्या होता है। वराह मित्र जो उन्होंने सिद्धांत का लिखा है जो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पे बात करता है। बृहद संहिता जो है, फिर उसके बाद बता दूं कि ये बुक ऑन वाइड रेंजिंग प्लानिटरी और जियोलॉजी आर्किटेक्चर ये सब के बारे में लिखा हुआ है। बृहद संहिता बृहद। उसके अलावा आर्यभट्ट जो उन्होंने आर्यभट्टीय लिखा हुआ है जो बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स हमें देखने मिलती है। और आगे अगर मैं आपको बताता हूँ तो लगत जो है उन्होंने वेदांग ज्योतिष लिखा हुआ है। ये कुछ चीज़ें हैं। तो अगर हम मिडिवल कश्मीर की बात करें तो कल्हण जो है उन्होंने राज रत्नागिनी लिखा है। रजत रंगिनी लिखा हुआ है, सॉरी रजत रंगिनी लिखा हुआ है। और सोमदेव जो उन्होंने कथा सरित सागर लिखा हुआ है। ऐसे कुछ यहाँ पे किताबें हैं। तो ये अब कश्मीर के वक्त लिखा गया, तो जो किंग ऑफ कश्मीर थे उनके वक्त भी कुछ चीज़ें लिखी गई थी। तो ये सब यहाँ पे हमें लिखा हुआ पता चलता है। तो ये हो गए हमारे कुछ और पार्ट जो कि हमने देखे संस्कृत के 3 पार्ट में। 3 पार्ट में जब हमने संस्कृत को स्टडी किया तो हमने यहाँ 3 देखे। एक हमने देखा था कि ड्रामा, दूसरा हमने जो देखा था वो था पोएट्री, और तीसरा हमने जो देखा वो है अदर बुक्स जो बाकी चीज़ों की बात कर रहा था। तो ये 3 चीज़ें हमारी पढ़ के हो गई हैं। अब हम पाली और प्राकृत के लिटरेचर की बात करते हैं। इसको मैं आपको फास्ट बताऊंगा क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये पाली और प्राकृत वाले जो ये बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं या फिर हम कहेंगे जैनिज़्म से जुड़े। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वैसे ही आप एंशिएंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें ये काफ़ी सारी जो टेक्स्ट है इसके बारे में मैं बात भी कर चुका हूँ। जैन टेक्स्ट या बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हम एंशिएंट में ही पढ़ते हैं। तो एंशिएंट में आप लोगों को वैसे भी मैंने ये यूट्यूब पे ही ये चीज़ें बता दी थी। तो अभी सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे इसको देख लीजिएगा। तो ऐसा समझिए कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे इसे थोड़ा सा देख लीजिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ।
सबसे पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर देखा गया तो उसमें बुद्धिस्ट जो है वो पाली में लिखते थे और जैन जो है ये प्राकृत में लिखते थे। ये सबसे पहले आपको बता दूं, तो पाली, जहाँ बुद्धिज्म आएगा वहाँ पाली, और जहाँ जैन आएंगे वहाँ प्राकृत लैंग्वेज। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, स्टार मार्क करके रखेगा। बुद्धिस्ट जो है वो लैंग्वेज यूज करते थे पाली, और जैन जो है वो लैंग्वेज यूज करते थे प्राकृत। उसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर हो या जैन लिटरेचर हो, दोनों भी डिवाइड किए जाते हैं कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल वर्क्स में। अब आप सोच रहे होंगे कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये बता दो, जो कैनोनिकल होता है उसमें रिलीजन के कुछ प्रिंसिपल्स, रिलीजन के कुछ रिचुअल्स, रिलीजन क्या कहता है वो सब इंफॉर्मेशन, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें कैनोनिकल में दिया। नॉन कैनोनिकल में कुछ स्टोरीज और ये सब दिया होता है। तो ये चीज़ें, ये डिफरेंस भी याद रखेगा। कैनोनिकल में त्रिपिटक आता है। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो त्रिपिटक इसमें आता है। त्रि यानी तीन, एक है विनय पिटक, दूसरा होता है सुत्त पिटक, और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा है ये सब चीज़ें वैसे भी मैं एंशिएंट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, पर आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए विनय पिटक में। ये रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं बुद्धिज़्म के, वो विनय पिटक में लिखे जाते हैं। और ये किसके लिए होते हैं, ये तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो फॉलो करेंगे। आपको अगर मॉन्क बनना है तो मॉन्क्स के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वही लोग को वो सब फॉलो करते रहना पड़ता है, तो वो सब विनय पिटक में दिया हुआ है। तो मॉन्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम आगे आएंगे तो यहाँ पे आते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की बात करते हैं, इसमें डायलॉग्स और स्पीचेस है ऑफ बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो सब चीज़ें इसमें सुत्त पिटक में दी है। यानी हम ये देख सकते हैं कि उनके थ्रू हमें यहाँ पे बुद्धिज़्म की टीचिंग्स पता चल सकती है सुत्त पिटक में, क्योंकि उनके डायलॉग्स है, बुद्ध की स्पीच है जो उन्होंने बताई। यानी यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कैसे जीना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए बुद्धिज़्म को। उसके अलावा अभिधम्म पिटक जो है ये फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स की बात करता है। अब फिलॉसफी हो या मेटाफिजिक्स हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ साइकोलॉजी के बारे में या थियोरी ऑफ नॉलेज के बारे में, एथिक्स के बारे में, ये सब बात करता है अभिधम्म पिटक। क्या एथिक्स आपने फॉलो करने चाहिए, क्या साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, आपका नॉलेज कौन सा आपके पास होना चाहिए, तो ये सब अभिधम्म पिटक में कहा जाता है। तो तीन जो होते हैं वो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन कैनोनिकल है जो कि धर्म से रिलेटेड है। और बाकी अगर देखें नॉन कैनोनिकल में, सो नॉन कैनोनिकल में मेनली जातक कथाएं आती है। जातक कथाएं क्या होती है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अजंता केव्स के वक्त भी बता चुका हूँ। जातक कथाएं जो है दैट इज द स्टोरीज फ्रॉम प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध एंड स्टोरीज फ्रॉम बोधिसत्व। बुद्ध जो होते हैं वो उनके जो प्रीवियस बर्थ थे, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध प्रीवियस बर्थ में किसी बर्थ में इंसान थे तो किसी में एनिमल थे, तो उन सब की कहानियाँ जातक कथाओं में बताई जाती है। और बोधिसत्व कौन होते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है, तो अब आपसे ही सुनना चाहूँगा कि बोधिसत्व कौन होते हैं। आप लोगों ने बुद्धिज़्म का देखा हुआ है लेक्चर, तो आप बताएंगे। वेरी गुड। जिन्होंने अटेनमेंट हासिल नहीं किया है बट करने के बहुत पास में, बट किसी कारण से वो नहीं कर पा रहे, जैसे कोई सर्व कर रहा है लोगों को, कोई लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस कारण वो नहीं कर पा रहे अटेंड। वेरी गुड। सो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लेक्चर अभी भी जिन्होंने नहीं देखे वो अभी जल्द से जल्द देख के आपको ख़त्म करने हो। इवन मैंने बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक और नया डाला हुआ है, थेरवाद बुद्धिज़्म, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सो ये सब आपको याद रखिएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है। इवन मैंने मुद्राएं भी डाली है गौतम बुद्ध की, वो भी आपको अच्छे से देखनी है। अश्वघोष जो है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा है संस्कृत में। बुद्ध चरित की अगर बात करें तो बुद्ध चरित यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बुद्ध का जो भी बायोग्राफी है वो, उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी जाएगी। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो संस्कृत में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये हमें देखने मिलता है। उसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं तो हम और भी देखते हैं इनसे रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो दीपवंशा क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, श्रीलंका की कुछ कहानियाँ वहाँ की कुछ दीपवंशा में। मिलिंदपनो यानी मिलिंदा, आपको पता है कि मिनेंडर किंग थे मिलिंदा, और बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना। अब मिलिंदा जो थे कि मिनेंडर जो थे ये ग्रीक किंग थे, इन्होंने कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे बुद्धिज़्म की तरफ। तो ये नागसेना नाम के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनसे क्वेश्चन पूछते कि अब कैसा करना है, अब कैसा होगा, ये कैसे फॉलो करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। तो फिर इनके क्वेश्चन और इनके आंसर, ऐसा एक डायलॉग्स आ गया बिटवीन मिलिंदा एंड नागसेना। तो ये सब डायलॉग्स इन बुक में लिखे गए जिसको मिलिंदपनो कहा जाता है।
फिर महावामशा, ये भी दीपवामशा की तरह श्रीलंका के एक कोनिकल है, तो एपिक पोएम है वैसे ही। फिर आया महावस्तु। महावस्तु की अगर बात करें तो इट कंटेन जातक एंड अवदान टेल्स। अब यहाँ पे अगर देखे गए तो यहाँ कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं, जातक कहानियाँ और ये सब यहाँ पे हमें देखने मिलती है। अवदान टेल्स भी हमें देखने मिलती है, जो कि संस्कृत, प्राली और प्राकृत तीनों लैंग्वेज में लिखी गई है, तो मिक्स्ड है ये। ललित विस्तार सूत्र, ये महायान टेक्स्ट है। महायान और हिनायान ऐसे दो सेक्ट है बुद्धिज्म के, जो कि हम जैसे एंशिएंट में डिस्कस करते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म में। तो इसमें कुछ कहानियां है लाइफ ऑफ बुद्ध को लेके। कब तक? तो जब तक वो फर्स्ट sermon डिलीवर नहीं करते सारनाथ में। आपको ये अच्छे से पता है कि सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट sermon डिलीवर किया था, और मैंने ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा था यूट्यूब पे ही कि उनको कितने डिसिपल्स ने यहाँ पे अटेंड किया था, राइट, और आपने उसके जवाब भी लिखे थे कमेंट में। सो कितने डिसिपल थे, कितने शिष्य थे? यस, सौजन्य जी आपने लिखा था कमेंट में, राइट? अच्छा, लिखा था क्या सौजन्य जी आपने? शायद, हाँ यस, है ना। तो सौजन्य जी ने उसमें कमेंट में लिखा भी था। सो ये आप सबको ही देखना है। अभी सौजन्य जी को तो पता है, उन्होंने लिखा है कमेंट में, बट आप सबको देखना है कि कितने डिसिपल थे जब उन्होंने पहला sermon अपना डिलीवर किया था सारनाथ में। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला sermon डिलीवर किया था। तो ललित विस्तार सूत्र जो है ये महायान टेक्स्ट है। उसके बाद उड़ान करके है, तो उदाना जो है ये थेरवाद बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और यहाँ पे ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट की एक कहानी है। एक व्यक्ति है जो ब्लाइंड है और एक एलिफेंट है, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी दी हुई है। अब ये कहानी तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये कहानी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी अगर आपको ये कहानी पढ़नी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। अगर आपको स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्ट है तो ये उदान ने लिखी हुई एक उदान करके एक जो है वो एक टेक्स्ट है। तो बोधिवामशा जो है, ये वामशा यानी याद रखना, ये श्रीलंका के, बोधिवामशा ये भी श्रीलंका के। इट वॉज ट्रांसलेटेड टू सिंहालीज वर्जन। तो ये वहाँ की जो लैंग्वेज है सिंहालीज, उसमें यहाँ पे उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। तो महाविभाषा शास्त्र ये महायान का है, जिसमें नॉन बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी भी दी गई है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बुद्धिज़्म के बारे में तो लिखा ही जाएगा, तभी तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। बट बुद्धिज़्म के अलावा जो बाकी फिलॉसॉफीज़ है वो भी महाविभाषा शास्त्र में दिया हुआ है। और विशुद्धिमग्ग जो है ये थेरवाद का एक टेक्स्ट है। जैसे विशुद्धिमग्ग जो होगा, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ, जो थेरवाद वाला लेक्चर है उसी में। सो ये सब जो टेक्स्ट है इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो ये आप बुद्धिज़्म के ही लेक्चर में इसे पढ़ते हो। उसके बाद अगर हम आते हैं जैन लिटरेचर में, तो जैन लिटरेचर में भी वैसा ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज़्म में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो ज़्यादातर पाली यूज़ हुई है, और जैनिज़्म को लिखने में जो यूज़ हुई है लैंग्वेज, वो प्राकृत अर्धमगधी लैंग्वेज यूज़ हुई है। ये आपको बता देता हूँ। अब ये सब होने के अलावा तमिल भी यूज़ हुई है संगम एज में, संस्कृत भी यूज़ हुई है, शौरसेनी भी यूज़ हुई है, गुजराती, मराठी, काफ़ी सारी लैंग्वेज आगे जाके यूज़ हुई है। बट स्टार्टिंग प्राकृत और अर्धमगधी से हुई थी। अब देखिए, संस्कृत का यूज़ तो नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो हिंदू रिलीजन था उसको अगर देखा गया तो संस्कृत लैंग्वेज के कारण ही काफ़ी प्रॉब्लम जा रहे थे उसमें, क्योंकि संस्कृत सबको पढ़ते नहीं आ रही थी। अब ये चीज़ों के ही चलते और बहुत सारे यहाँ पे करप्शंस बढ़ चुके थे प्रीस्टली क्लासेस के द्वारा, इसीलिए तो दो रिलीजन अलग से बनाए गए थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। अब ये लोग भी वही अगर यूज़ करेंगे लैंग्वेज तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने प्राकृत यूज़ की थी जैन ने, और जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने पाली यूज़ की थी। अब यहाँ पे जैन आगम होते हैं। अब मैं आपको ये सबसे पहले बता दूँ कि जो जैन आगम होते हैं, जैन आगम ऐसा कहा जाता है कि वो टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स ऑफ जैन तीर्थकार से, जो कि अर्ध मगधी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। यानी मगधी नहीं, पूरी मगधी नहीं, मगधी एक लैंग्वेज है बट उसी में कुछ थोड़े चेंज होके जिसको अर्ध मगधी कहते हैं वो। अब जैन आगम की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये टीचिंग्स ऑफ जैन तीर्थकार है। अब जैन तीर्थकार होने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक नाम बता देते हैं, भद्रभाऊ। भद्रभाऊ जो है, इनकी अगर हम बात करें भद्रभाऊ की, सो भद्रबाहु इन्होंने ये टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इनकी अगर बात करें तो भद्रबाहु एज अ टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य को तो चाणक्य ने गाइड किया था, बट रिलीजन के मामले में ये टीचर थे। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य गॉट कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म।
लेटर इन लेटर स्टेजेस ही गॉट कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म। और जैनिज्म में क्या लिखा है, दैट इज मीन्स जैनिज्म क्या होता है, ये जो नॉलेज है दैट हैज़ बीन गिवन बाय दैट हिज टीचर दैट इज भद्रबाहु। सो ही रोट सैक्रेड, हम कहेंगे उवाश घरम स्तोत्र, ऐसी कुछ उन्होंने चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। उसके अलावा कल्पसूत्र उन्होंने लिखा था। कल्पसूत्र यानी बायोग्राफीज है, ये बायोग्राफी होती है जैन तीर्थकार की, बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थकार, ये हमें यहाँ पे देखने कुछ मिलती है। तो ये और भी कुछ चीज़ें हैं बायोग्राफीज देखने मिलती हैं। उसके साथ साथ हम कहेंगे कि ये जो भद्रबाहु है ये दिगंबर सेक्ट के हैं। दिगंबर और श्वेतांबर ऐसे दो सेक्ट होते हैं जैनिज्म में, ये हम यहाँ पे पढ़े हैं। और आचार्य कुंड जो है, कुंड करके जो आचार्य हैं, उन्होंने भी कुछ बुक लिखी है, जैसे कि आप देखेंगे कि समय सार और नियम सार, ऐसी दो किताबें लिखी है आचार्य कुंड ने। उनके अलावा समांत भद्र जो है उन्होंने रत्न करंड, हम कहेंगे श्रवकचर, ऐसे एक बुक लिखी है। और इलांगो अडिगल जो है उन्होंने शीलपद्दिकरम लिखी हुई है। थिरुत्त केतवर जो है उन्होंने शिवाक चिंतामणि ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे लिखी गई। ये जो है ना शिवाक चिंतामणि, ये बुक तमिल में लिखी हुई है, तमिल, ये तमिल लिटरेचर है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। इनके अलावा नालटीआर जो है उन्होंने, जैन मॉन्क है ना, कंपोज बाय जैन मॉन्क ने नालटीआर लिखी हुई है। उमा स्वाति जो है उन्होंने तट्टवर्थ सूत्र लिखा हुआ है। सो ये हम कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और ये होने के साथ साथ आगे अगर हम आते हैं तो ये जो है ना तट्टवर्थ सूत्र, इसमें कुछ लॉजिक, एथिक्स, एस्ट्रोनॉमी ये सब दिया हुआ है। जीन सेना जो है उन्होंने महापुराण और आदि पुराण ऐसी दो बुक लिखी हुई है। और हरिभद्र सूरी जो है, हेमचंद्र सूरी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा हेमचंद्र, पुराने जो पहले के बुक से उनमें हेमचंद्र लिखा हुआ है, बट इनका नाम हेमचंद्र नहीं है, इनका नाम हरिभद्र है, हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी जो है उन्होंने संस्कृत और प्राकृत पोएट्रीज लिखी हुई है। उसके अलावा ग्रामर्स लिखे हुए हैं संस्कृत और प्राकृत में, और पोएट्रीज लिखी हुई है। ये लिखने के साथ साथ उनको यहाँ पे ये जो टाइटल है ये अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक, इससे ही आपको पता चलता है, देखिए कली काल सर्वज्ञान है ना, तो कालिकाल सर्वज्ञान यानी कलियुग जो हम कहते हैं ना, कलकाल सर्वज्ञान यानी कलयुग का पूरा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हरिभद्र सूरी है, ऐसा यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये उनको एक अवार्ड दिया गया है हरिभद्र सूरी को। तो कालिकाल सर्वज्ञान ऐसा यहाँ पे उन्हें कहा जाता है। तो ये सब हमें यहाँ पे चीज़ें पता चलती हैं इनके बारे में। अब ये हो गया कुछ लिटरेचर जो जैन और बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। जैन और ये लिटरेचर जो, ये बहुत फैक्चुअल पार्ट है। इसको आपको जो मैं नोट्स दूंगा उससे आपको एक बार रीड करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको याद रहेगा। इट इज़ वेरी फैक्चुअल पार्ट। इसमें समझाने वाला जो पार्ट था स्टार्टिंग में वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब तो सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स है जो आपको पढ़ के अच्छे से उसे समझना है और उसको याद रखने की कोशिश करना है। सिख लिटरेचर जो, इसके ऊपर क्वेश्चन उतने नहीं आते, इसलिए इसको शॉर्ट में ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिख लिटरेचर जो आएंगे उसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है, आदि ग्रंथ लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको मैंने जैसे कि ये बताया कि पहले क्या किया करते थे कि एक एक गुरु आते थे। अब गुरु यहाँ पे आते गए, आप अपनी टीचिंग्स बताते गए, बट आखिरी में मैंने बताया कि ये जितने भी गुरु आके गए इन सब की जो भी टीचिंग्स थी उन सबको एक बुक में कंपाइल कर दिया, जिसे कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। और अगर आज आप पूछोगे कि सिख लोगों के गुरु कौन है, तो उनके गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब। ये एक बुक, होली बुक जिसे वो कहते हैं। तो ये होगा। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब है जिसमें सिख गुरु के कंपोजिशंस दिए हुए हैं। उसके अलावा जो बुक्स आती है वो है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ भाई गुरदास ने लिखी हुई है, जो कि हम कहेंगे कि 5th गुरु के अंडर लिखी गई है, जो कि अर्जन देव थे। 1604 में लिखी गई है आदि ग्रंथ, और अपने जो गुरु थे अर्जन देव उनके अंडर ये लिखी गई है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहिब बाद में आती है। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ जो है उसी को एक्सपांड किया 1678 में अंडर 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह। और 10th गुरु जो थे वो आखिरी गुरु माने जाते हैं, उनके बाद कोई गुरु नहीं आए। उनके बाद इन सभी गुरु की जितने भी टीचिंग्स थी उन सबको कंपाइल कर दिया एक बुक में, जिसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। और आज इनके गुरु हैं, दैट इज एक बुक, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। ये होने के साथ दशम ग्रंथ यहाँ पे एक हमें देखने मिलता है सिखिज़म में।
जो दश, अब आपको ये भी बता, जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दे। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को 11th गुरु माना जाता है। 10 ही गुरु आके गए हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में अगर मैं कुछ बात करूँ तो ये 11th है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। उसके पहले 10th गुरु आके गए। दूसरी बात, इसको जो स्क्रिप्ट इसमें यूज हुई है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अलावा हम कहेंगे कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है, इसको यानी गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहा जाता है, बट वो लोग संत भाषा ऐसे भी कहते हैं। अब इसमें हम कहेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, तो पंजाबी होती है, अपभ्रांशा होती है, हिंदी, ब्रज भाषा, संस्कृत, सभी लैंग्वेज है, पर्शियन, सभी है इसमें। अब इसमें टीचिंग्स किसके लिखे हैं, तो इसमें जो टीचिंग्स लिखे हैं ये कुछ गुरुओं के लिखे हुए हैं, और गुरुओं के साथ साथ कुछ सेंट्स के भी लिखे हुए हैं। जैसे हम कहेंगे कि गुरु तो है ही, गुरु के अलावा कुछ भक्ति सेंट्स के भी लिखे हैं, जैसे कि आपको बताओ रामानंद के लिखे हैं। तो मैंने आपको कल ये देखने बोला था, क्या कहते हैं कि भक्तिज़म और सूफीज़म वाला ये कंप्लीट करने बोला था। तो क्या आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया? सबने देखा उसको? कुछ लोगों ने देखा या किसी ने नहीं देखा अब तक? आपको अपने टास्क टाइम पे ख़त्म करना है। अगर टाइम पे ख़त्म करोगे तो मेरे साथ साथ ख़त्म कर लोगे अपने सब्जेक्ट को, या फिर आपको फिर आगे 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 बढ़ते जाएगा आपका टास्क जितने आगे बढ़ते जाएंगे इतने आप पीछे छूटते जाओगे। सो आई होप कि आप लोगों ने उसे पढ़ा है अच्छे से और कंप्लीट किया। किसी ने कंप्लीट किया है क्या? भक्तिज़म, सूफीज़म, या फिर सिर्फ भक्तिज़म या सिर्फ सूफीज़म? अच्छा, भक्तिज़म हो पाया है। तो अब आज सूफीज़म भी आपको कंप्लीट करना है, और सभी लोगों ने जिन्होंने भक्तिज़म भी अब तक नहीं किया उन लोगों को दोनों करना है। आपको यहाँ पे याद रखिएगा, अभी जब आपको सब चीज़ें मिल रही है तो आप पीछे क्यों छूट रहे हो? सब कुछ तो आपको प्रोवाइड हो रहा है, भक्तिज़म, सूफीज़म सब आपको वैसे ही मिल जा रहा है, आपको उसके लिए अलग से कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा है। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना, और आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज ही एक चीज़ याद रखो कि भक्तिज़म और सूफीज़म को ख़त्म करना है आपको आज ही। देखिए, मैं जितने टाइम पे लेक्चर लेता हूँ उतने टाइम में आपकी बुक खत्म होती है। अगर आप मेरे साथ साथ चलो तो आपको मेरे साथ साथ चलना है, चाहे वो पॉलिटी रहे, चाहे वो ये आर्ट एंड कल्चर रहे, इन्वायरमेंट रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे। मैं जितने टाइम में ख़त्म करता हूँ उतने टाइम में आपको वो बुक आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। एटलीस्ट एक रीडिंग मेरे साथ साथ एक रीडिंग तो भी आपकी होनी ही चाहिए। सो रामानंद हो गए, नामदेव हो गए, नामदेव के साथ साथ रविदास, परमानंद, सूरदास, कबीर, ये सब लोगों के भी यहाँ पे लिखे गए हैं, है ना। तो बाबा फरीद, कबीर, ये सब लोगों के भी यहाँ पे टीचिंग्स लिखी हुई है। उसके बाद दशम ग्रंथ जो है, इट इज़ बिलीव दैट हिम्स रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह, खुद गुरु गोविंद सिंह ने लिखी हुई है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गुरु गोविंद सिंह ने खुद नहीं लिखा है इसे, है ना। तो वो तो ठीक है, वो गुरु थे, उनकी चीज़ें उसमें लिखी गई है, बट उन्होंने खुद नहीं लिखा है, ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि दशम ग्रंथ खुद गुरु ग्रंथ साहिब ने लिखा, खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा हुआ। नेक्स्ट है दैट इज जन्म साखी। जन्म साखी जो है दैट इज माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द फर्स्ट गुरु, गुरु नानक। पहले गुरु सिखिज्म के गुरु नानक थे, और पहले गुरु से ये शुरुआत हुई थी। माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है उनकी यहाँ पे जो कहानियाँ हैं वो जन्म सखी ये गुरु नानक की कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। तो इतनी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। और आपको एक चीज़ के बारे में यहाँ पे आपके नोट्स में ऐड करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ, और मैं उसको मेरे ये जो आपको नोट्स दूंगा उसमें प्रोवाइड भी कर दूंगा। सो आपने अरदास ये नाम सुना होगा, अरदास। कोई अरदास के बारे में कुछ जानता है? अरदास, अरदास यानी क्या? यस, अरदास यानी प्रेयर्स, याद रखिएगा। अरदास यानी प्रेयर्स जो डेली गुरुद्वारा में होती है, गुरुद्वारा में प्रेयर होती है, उसे अरदास कहते हैं। जैसे मस्जिद में अगर जो देखोगे नमाज, वैसे यहाँ पे अरदास है, ये प्रेयर्स होती है। यस, और आपको ये बता दो ये प्रेयर कब की जाती है पता है? तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हाँ, एक बार चेक कीजिएगा सबके मोबाइल फ़ोन म्यूट है क्या? हाँ। सो अरदास जो है ये प्रेयर्स, जैसे कि मैंने बताया कि गुरुद्वारा में होती है, और गुरुद्वारा में 2 टाइम पे, यानी एक बार ये जब गुरु ग्रंथ साहिब को ओपन किया जाता है उस वक्त अरदास पढ़ना पड़ता है। गुरु ग्रंथ साहिब के ओपनिंग के वक्त ओपन करते हो और उसे क्लोज करते वक्त, उस वक्त ये हम कहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब ये पढ़ी जाती है। अब गुरु ग्रंथ साहिब हम कहेंगे कि 10 गुरुओं ने जो चीज़ें बताई वो सब, अरदास जो है वो 10 गुरुओं के लिए यहाँ पे मेनली होती है, ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है।
सो ये हो गया अरदास। सो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है सिखिज़्म में। सिखिज़्म के साथ अभी हमें कुछ टेक्स्ट देखने हैं जो कि हम कहेंगे कि काफ़ी सारे रिलेटेड है आपके कुछ लैंग्वेजेस से। जो लैंग्वेजेस है जिसको हम मेनली जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनसे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट हमें देखने होते हैं, तो वो कुछ टेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ही पार्ट है। उसके अलावा द्रविडियन लिटरेचर, क्या आप जानते हैं द्रविडियन जो लिटरेचर होता है वो साउथ का एक लिटरेचर है जिसमें 4 मेजर लैंग्वेजेस आती हैं, है ना। 4 मेजर लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो एक आती है तमिल, एक आती है कन्नड़ा, एक आती है तेलुगु और एक आती है मलयालम। अब ये सब लैंग्वेज यहाँ पे हमें देखने मिलती है द्रविडियन। तो ये 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस के लिटरेचर पे कभी कभार क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए हमें ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। सो हम यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो ठीक है, अब जो लोगों को ये चीज़ें जो उस रीजन के होंगे उनको ये चीज़ें के वर्ड्स जल्दी समझ में आएंगे, बाकी लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है उसको याद रखना। बट ठीक है, आपको रिपीटेडली पढ़ना है। फैक्चुअल जो पार्ट है उसे रिपीटेडली पढ़ोगे तभी आपको याद होगा। द्रविडियन लिटरेचर की बात करें तो तमिल संगम लिटरेचर आते हैं। इसमें तमिल संगम लिटरेचर में हम तमिल से शुरुआत करेंगे। जैसे आपको बताया तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम, ये 4 हमें पढ़ने हैं। तमिल की अगर बात करें तो तमिल में संगम जो है ये बहुत चला है। संगम लिटरेचर, तो संगम वाला जो है वो किसी ने संगम लिटरेचर को कंप्लीट किया हुआ है। संगम लिटरेचर चाहे वो मेरे वीडियो से हो या कैसे भी हो, किसी ने संगम लिटरेचर पढ़ा हुआ है? ओके, अब तक यस पढ़ा हुआ है। तो संगम लिटरेचर यानी आपने बुक्स में पढ़ा है या फिर कहाँ से पढ़ा है उसे? हाँ, मेरे वीडियो से जो पढ़ा है वो ये जो है उसमें जो चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस की है वो आपको आज देखनी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, आज का टास्क आपका संगम लिटरेचर जो है इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आज आपका टास्क है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, लिख के रखिए। और आज टास्क में पीछे नहीं रहना है आपको, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कीजिए आप, बट टास्क को आपको पूरा करना है। मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की है जैसे कि संगम लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। सो उसे अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा आज ही, ठीक है। तो ये और ये आपको मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट में। आपको पता होगा कि मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के रखी है अलग अलग, ताकि आपको तकलीफ ना जाए। तो एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ से आप देखिएगा संगम लिटरेचर। आप कहीं और से कवर करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट इतना ही है कि आपको उसे कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। तो संगम लिटरेचर आज आपका टास्क है। संगम लिटरेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें मैं आपको संगम के बारे में बताता हूँ। संगम के बारे में जो एक्स्ट्रा की चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि सबसे पहले कि संगम लिटरेचर में एक आएगा 2 मेजर स्कूल आती है। एक आएगी अहम अगम और एक आती है पूरम। सो अहम अगम ये इनर फील्ड है और आउटर फील्ड को पूरम कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, इनर फील्ड यानी जो आपके लाइफ पे, आपके इनर यानी आपके डे टू डे लाइफ में, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताती है, जैसे आपका लाइक लव, सेक्सुअल रिलेशंस एंड ऑल, ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। जबकि जो दूसरी फील्ड है ये आउटर फील्ड के बारे में बात करता है, यानी आपके एक्सपीरियंसेस, जैसे आपकी लाइफ कैसे है, सोसाइटी में आपने कैसा रहना चाहिए, एथिक्स क्या होने चाहिए, वैल्यर हो गया, कस्टम्स हो गए, ये सब बात पूरम करता है। तो अहम अगम और पूरम ये 2 तरह की मेजर स्कूल्स देखी जाती है संगम लिटरेचर में। बाकी संगम लिटरेचर जो है ये आप वैसे भी वहाँ पढ़ते हैं। तो संगम जो है ये पांड्या किंग्स के वक्त ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो पांड्या रूलर्स के साथ साथ संगम यानी हम कहेंगे गैदरिंग जो थी, एक तरह से जब पोएट्स आके एक जगह पे मिले तो पोएट्स का संगम हुआ था, जिसको संगम लिटरेचर कहा जाता है। तो संगम कहा जाता है, और फिर यहाँ पे जो लिटरेचर लिखा गया उसको संगम लिटरेचर कहा जाएगा। आपको ये बता दूं कि संगम 3 हुए हैं। फर्स्ट संगम जो है वो हेड उसे कहा जाता है, सेकंड संगम को मिडल कहा जाता है, थर्ड संगम फाइनल था। तो पांड्या किंगडम के वक्त ये तीनों संगम हुए थे। और कहाँ पे हुए थे? तो मदुराई में पहला संगम हुआ था, जहाँ मदुराई में सब पोएट आके मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहला संगम है इसको भगवान ने भी अटेंड किया था। हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे चेयरमैन रहते थे, अगस्त्य और शिवा, ये अगर हम कहेंगे तो कुछ ऋषि मुनि जो है वो इसके चेयरमैन रहते थे। तो यहाँ पे संगम के चेयरमैन अगस्त्य थे। दूसरे इसमें आएंगे तो कपटपुरम में हुआ था, जिसमें पहले अगस्त्य थे, बाद में टोलकपियार थे। तो यहाँ पे जो बुक लिखी गई है, कंपाइल की गई, उसे टोलकपियम कहा जाता है, जो कि तमिल ग्रामर से रिलेटेड एक बुक है। तीसरा जो हुआ वो मदुराई में हुआ।
नक्किरार करके जो है एक ऋषि, वो इसके चेयरमैन हुए थे। और उसके अलावा यहाँ पे इसकी रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्स्ट आज भी आपको देखने मिल सकती है। तो ये जो चीज़ें ये मैंने आपको बताया, मन में कलाई हो गया, शीलपद्धिकरम हो गया। हाँ, यस, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, अगस्त्य ही दिया है, टोलक प्यार नहीं दिया है क्या? कहाँ पे? अच्छा अच्छा, नहीं पर यहाँ पे कैसा है कि टोलक पीआर इसमें रहे हैं उनके डिसिपल, क्योंकि अगस्त पूरे टाइम पे नहीं रहे, तो उसका एक बार आंसर की चेक करना पड़ेगा। तो मुझे वो क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, हम उसका आंसर की देखेंगे एक बार, है ना। यस यस। सो कैसा है कि सेकंड जो ये था संगम, इसमें टोलक का पियम ऐसी एक बुक लिखी गई थी और उसको लिखने वाले टोलक पियर खुद थे। तो ऐसा भी देखा गया है कि अगस्त्य पहले रहे और फिर उनके चले जाने के बाद फिर टोलक पियर ने उन्हें टुक ओवर किया था। तो ये कुछ हिस्ट्री में हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। सो कहीं कहीं पे कभी कभी कुछ हम कहेंगे कि आंसर जो है वो आंसर की वो कभी कभी गलत दी होती है, तो एक बार उसको वेरीफाई करना है। तो जैसे कि हम उसको वेरीफाई कर लेंगे तो हम इसको और अच्छे से जान पाएंगे। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो आज आपका ये पोर्शन है जो आपको कंप्लीट करना है, जिसे कहा जाएगा संगम लिटरेचर। आज ही कंप्लीट कीजिएगा, अगर होना तो वीडियो की लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको बुक से कवर करना है तो आप उसे बुक से भी कवर कर सकते हैं, जहाँ से भी कवर करना है कीजिए। बट आज आपका ये टास्क पूरा होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ये है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये हो गया तमिल लिटरेचर संगम से रिलेटेड। दूसरा हो गया कन्नड़ा लिटरेचर को पढ़ेंगे। कन्नड़ा या फिर मलयालम को, पहले कन्नड़ा को पढ़ लेते हैं, अब लिखा है कन्नड़ा। तो अब कन्नड़ा लिटरेचर को अगर हम पढ़े तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कन्नड़ा लिटरेचर जो है इसमें हम कहेंगे जैन स्कॉलर्स ने सबसे पहले शुरुआत की थी कन्नड़ा लिटरेचर की। बेस्ट एग्जाम्पल इसका अगर हम देखेंगे सो धर्मनाथ पुराण, ये एक लिखी है माधव ने जो धर्मनाथ पुराण लिखी हुई है, ये 15th तीर्थकार के ऊपर लिखी हुई है। यहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना। टोटल कितने, जिन्होंने जैनिज्म का वीडियो देखा है वो बताएंगे कितने तीर्थकार आके गए हैं टोटल अब तक। यस, कितने आके गए हैं? वेरी गुड, 24 आके गए। 24th जो थे उनका नाम महावीर। वेरी गुड, महावीर उनका नाम था। और मैंने आपको ये बताया था कि एंशिएंट के ये लेक्चर में ही बताया था आपको कि जैनिज्म में जो तीर्थकार आके गए उसमें फर्स्ट वाले आपको याद रखने हैं, 23rd वाले आपको याद रखने हैं और 24th वाले आपको याद रखने हैं। ये चीज़ें मैंने बताई थी, तो आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं वो सब लेक्चर्स देख के, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर होते बराबर आप अगर कोई और सब्जेक्ट के साथ यानी 2 स्लॉट में अगर पढ़ना चाहते तो आप उसके साथ एंशिएंट की शुरुआत कर सकते हैं। एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर होने के बाद आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये तीनों आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो आर्ट एंड कल्चर पहले भी पढ़ो बाद में भी पढ़ो, एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। बाद में आर्ट एंड कल्चर के बाद भी आप एंशिएंट पढ़ सकते हो, है ना। तो चीज़ें तो ऐसे बहुत डिफरेंटली ही पढ़ी जा रही है। सो सेवरल स्कॉलर्स लाइक उरित्ता विलासा, इन्होंने धर्म परिचय ये लिखा हुआ है, जैन टीचिंग, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब उरित्ता विलासा ये लिखी हुई है उरित्ता विलासा जो उन्होंने लिखी हुई है धर्म परिचय। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि ऑन द फर्स्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट ऑफ इन कन्नड़ा इट्स कॉल्ड कविराज मार्ग। ये एकदम स्टार मार्क रखिएगा। कविराज मार्ग जो है वो अमोघ वर्षा फर्स्ट ने लिखी है 9th सेंचुरी में। अमोघ वर्षा फर्स्ट जो है वो कविराज मार्ग को लिखते हैं। सो ये जो है ये राष्ट्रकूता किंग थे, ये बहुत पावरफुल एक राष्ट्रकूता किंग थे। और कोई किंग कोई बुक लिखता है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। सो देखिए, क्योंकि देखिए पोएट लिख रहा है अलग बात है, बट खुद किसी किंग ने लिखी तो सोचिए लोग कितना उसको पढ़ेंगे। सो ये कन्नड़ लिटरेचर में कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक फैक्ट बता देता हूँ। पंपा करके एक है, पंपा को कहा जाता है फादर ऑफ कन्नड़ा। ये एकदम बेस्ट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और जो लोग तो स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हम कहेंगे कि यहाँ से अपना
कर्नाटका से, उनको तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना है। सो कन्नड़ा यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, पंपा, और पंपा के साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है, आदि पुराण और ये सब, ठीक है, मैं आपको वो चीज़ें लिखे ही दे दूँगा, तो ये यहाँ पे कभी कभी याद रखना होता है। तो पंपा एक मैंने बताया, तो ऐसे कन्नड़ा लिटरेचर में 3 जेम्स माने जाते हैं। 3 जेम्स यानी 3 यहाँ पे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है। एक होते हैं पंपा, दूसरे होते हैं पोन्ना, और तीसरे होते हैं रन्ना। अब ठीक है कि यूपीएससी में ये चांस कम है कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपको इन तीनों के एटलीस्ट 3 जेम्स तो कौन है ये तो भी पता होना चाहिए, बस इतना भी याद रहा, इट इज़ ओके। सो ये है अबाउट कन्नड़ा लिटरेचर। कन्नड़ा के बाद हमें आना है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है तेलुगु पे। अब तेलुगु लिटरेचर पे आएंगे। सो तेलुगु लिटरेचर की अगर बात करें, सो आई थिंक हमारे साथ चरिता जी है जो तेलुगु अच्छे से जानती है, राइट चरिता जी? यस, है ना। तो यहाँ पे हम जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ अगर उसमें गड़बड़ हुई तो वो हमको बता सकते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे तेलुगु लिटरेचर जो है, लिंग्विस्ट ऐसे कहते हैं, आर्ग्यूड दैट नन्नय्या जो है ये पहले पोएट हैं तेलुगु के, है ना। तो तेलुगु के फर्स्ट पोएट नन्नय्या इनको माना जाता है, और विजयनगर पीरियड जो है इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि कृष्णदेवराय, गोल्डन एज यानी विजयनगर पीरियड के वक्त तेलुगु में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तेलुगु ये लैंग्वेज ऊपर आई बहुत ज़्यादा, वो थी यानी हम कहेंगे कि विजयनगर पीरियड के वक्त, और विजयनगर पीरियड के वक्त जब ऊपर आई तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई इसमें। तो जैसे कि उत्तर हरिवांशम ये लिखी गई थी, जो कि नाचना सोमनाथ इन्होंने लिखी हुई थी। एंड ये कौन थे? तो किंग बुक्का, हरिहर और बुक्का जो थे उन्होंने ये विजयनगर किंगडम बनाया था, जो कि आप जब एंशियंट मिडिवल ये सब पढ़ोगे तो आप वहाँ ये भी कंप्लीट करोगे। तो किंग बुक्का के वक्त ये बनाया गया था, और उनके वक्त एक नाचना सोमनाथ ये थे, उन्होंने उत्तर हरिवांशम ये एक बुक लिखी हुई थी तेलुगु में। उसके साथ साथ कोर्ट पोएट्स ही नहीं तो इवन किंग्स भी लिखा करते थे यहाँ पे। कृष्णदेवराया खुद एक बहुत अच्छे ऑथर थे जिन्होंने बहुत अच्छी पोएट्री लिखी थी, जिसको अमुक्तमालयाद ऐसा कहा जाता है ना। तो अमुक्तमालयाद ऐसा यहाँ पे इसको कहा जाएगा, कृष्णदेवराया ने ये लिखा हुआ है। अब कृष्णदेवराया के साथ ये सब जो है, ये तमिल लिटरेचर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था। आपको ये भी बता दूं कि कृष्णदेवराया के वक्त कुछ तेलुगु पोएट्स हुआ करते थे, उनके पोएट में, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है, अष्टदिग्गजाज कहा जाता है। तो ये आप जब पढ़ोगे ये विजयनगर किंगडम तो आपको ये सब चीज़ें पता ही चलेगी। अष्टदिग्गज जो है ये आपको देखने कुछ मिलेंगे। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पता चलती है। सो आपके लिए एक टास्क और जुड़ गया है, और टास्क ये है कि कृष्णदेवराया के बारे में आपको कुछ 8 to 10 लाइन्स लिखनी है। 8 to 10 बोल रहा हूँ अब तो मैं, कृष्णदेवराया के बारे में 8 to 10 लाइन्स या फिर सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। दैट इज़ योर टास्क फॉर टुडे। ये आपका एक टास्क है। जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि कौन कौन से लैंग्वेज में लिखते थे। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कौन कौन से लैंग्वेज में लिखते थे ये लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि कृष्णदेवराया कौन से एम्पायर को बिलोंग करते थे। जैसे आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर को बिलोंग करते थे, और इन्हीं के यहीं पे इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ये आप लिख सकते हो। उनके पास अष्टदिग्गज थे, ये आप लिख सकते हो। अष्टदिग्गज यानी हम कहेंगे कि 8 लर्नड मैन, लिटररी पर्सन्स, उन 8 लोगों के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। उसके अलावा एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि कन्नड़ पोएट्स जो है उनके वक्त जो थे उनके नाम, कुछ कौन कौन से कन्नड़ा पोएट भी उनके वक्त थे, कन्नड़ा पोएट भी थे तेलुगु के साथ साथ, ये भी आप लिख सकते हो। और उनके कुछ फेमस वर्क्स लिख सकते हो, कृष्णदेवराया ने जो चीज़ें लिखी हैं वो आप लिख सकते हो। यस, हाँ, तो आप वो जो सिटी उन्होंने बनाई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे उनके बारे में लिख सकते हो। उन्होंने उनके वक्त हरिदास करके एक बहुत बड़े पोएट भी थे, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आप 8 से 10 लाइन आराम से इनके बारे में लिख सकते हो। तो दिस इज टास्क फॉर यू टुडे। सो ये हो गया आपके तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु के बाद अगर हम बात करें सो हम आएंगे मलयालम लिटरेचर पे।
अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमने तेलुगु पढ़ लिया, अब हम देखते हैं मलयालम लिटरेचर। मलयालम जो लैंग्वेज है ये केरला में बोली जाती है, आपको वो तो पता ही है, और केरला के साथ साथ जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ भी बोली जाती है। कुछ कुछ स्टेट्स में भी मलयालम के आजू बाजू के जो केरला है उसके सराउंडिंग एरियाज में भी ये बोली जाती है। अब अगर हम कहेंगे तो दो मेजर मलयालम वर्क्स है मिडिवल पीरियड में, वो है कोक संदीसन और दूसरा है भाषा कौटिल्य। अब ये जो है भाषा कौटिल्य, यानी देखिए क्या किया है कि कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। कौटिल्य यानी जो चाणक्य है उन्होंने, या विष्णुगुप्त है, उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के ऊपर कॉमेंट्री जो प्रोवाइड की है वो भाषा कौटिल्य में की गई है। अब उसमें यानी उन्होंने कुछ लिखा, उसके ऊपर उसके क्या रीज़न है, उसके कुछ एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। ये सब लिखी जाने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि मलयालम में रामचरितम भी लिखा गया है। रामचरितम जो है ये बहुत फेमस वर्क है, जो कि चीररमन ने लिखा हुआ है, चीररमन ने लिखा हुआ है, दैट इज रामचरितम। रामचरितम की अगर बात करें सो मैं आपको ये बता दूं कि राम जो है, लॉर्ड राम, उनसे रिलेटेड ये बायोग्राफी है जो इन्होंने लिखी है। एजुथाचन जो है ये भी यहाँ पे लिखी गई है। एजुथाचन जो है ये स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे भक्ति मूवमेंट के, भक्ति मूवमेंट जो चली है उसके काफ़ी जाने माने एक व्यक्ति है एजुथाचन, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मलयाली लैंग्वेज। जैसे फादर ऑफ तेलुगु मैंने आपको बताया, वैसे ही फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज। सो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। ये हो गया मलयालम लिटरेचर। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आपके साथ ऐसे ही डिस्कस करता हूँ, और एक चीज़ याद रखिएगा, चंपू, यहाँ पे एक वर्ड आता है चंपू। तो चंपू यानी क्या, ये भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। चंपू यानी हम कहेंगे कि एक पोइट्री और प्रोज है जो कि लिखी गई है, कॉम्बिनेशन है जिसमें पोइट्री भी है प्रोज भी है, दोनों आपको देखने मिलता है, उसको चंपू कहा जाता है। और चंपू में हम तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ एज वेल एज संस्कृत, ये सब भाषाओं में लिखा हुआ एक लिटरेचर देखने मिलता है जिसको कहा जाता है चंपू। और ये सब देखेंगे तो तेलुगु हो, ओडिया हो, कन्नड़ हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, ये सभी संस्कृत, ये सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, तेलुगु, ओडिया, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और तेलुगु। और और कौन सी रहेगी, तेलुगु हो गया, ओडिया हो गया, मलयालम हो गया, संस्कृत हो गया, कौन सी छुट्टी है यहाँ पे, मलयालम और, यस बताइए, दूसरी 4 स्टेट्स में, यस, तीसरे तमिल, वेरी गुड, है ना। तो साउथ की पूरी 4, और एक ओडिया और संस्कृत, ये मैंने आपको बता दी क्लासिकल लैंग्वेजेस कंसीडर की जाती हैं। क्राइटेरिया भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्लासिकल लैंग्वेज बनने का क्राइटेरिया क्या है, फ़ायदे भी बता चुका हूँ बनने के बाद क्या होता है। अब आते हैं कुछ मिडिवल लिटरेचर में। अगर हम मिडिवल लिटरेचर की अगर यहाँ पे बात करें, सो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, अभी इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट फिर भी मिडिवल लिटरेचर के बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ, जो कि आपके नोट्स में फिर मैं आपको लिख के दे दूँगा। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब सबसे पहले अगर देखा गया तो मिडिवल लिटरेचर में मेनली क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत और मुगल कोर्ट आने लगे। यहाँ पे जो अब आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो लिटरेचर बनने लगा वो दिल्ली सल्तनत का और मुगल के वक्त का यहाँ पे हमें लिटरेचर देखने मिलता है। अब इसके साथ साथ इसी पीरियड में एक नई लैंग्वेज डेवलप हो गई जिसका नाम था हिंदी। हिंदी लैंग्वेज डेवलप करने लगी। हिंदी लैंग्वेज डेवलप करने के बाद अब चीज़ें बदलने लगी। जैसे पहले यूज़ होती थी प्राकृत, पाली, संस्कृत, अभी यूज़ होने लगी हिंदी। अब काफ़ी सारी चीज़ लिखी जाने लगी, अब हिंदी में लिखी जाने लगी, पर्शियन कुछ लैंग्वेजेस में लिखी जाने लगी। तो मिडिवल की अगर बात करें सो सबसे फाइनेस्ट पोएट जो माने गए हैं मिडिवल इरा में, मिडिवल पीरियड में, वो है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो दहलवी, ये माने गए हैं। इनकी अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, जैसे ही हम कहेंगे कि दीवान लिखी हुई है, जिसमें पर्शियन में कुछ पोइट्री लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में दीवान के साथ साथ इन्होंने नूह सिपिहर भी लिखा हुआ है ना। और एक और है दुआल रानी खिजर खान, ये भी उन्होंने लिखा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे कोई इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आमिर खुसरो ने ये चीज़ें लिखी है, इतना भी आपको पता रहा तो भी, या फिर आमिर खुसरो एक बहुत बड़े पोइट थे मिडिवल में, इतना भी पता रहा तो भी ये काफ़ी है। उसके बाद हम आगे आते हैं
और आगे आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जान लीजिएगा। अब देखिए, अब कैसा होता है कि बाबर जो थे, बाबर आए और बाबर ने कुछ चीज़ें लिखी। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई थी। जैसे ज़ियाउद्दीन बरानी जो थे, वो एक टॉप हिस्टोरियंस थे। उन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा था, ठीक है, ये तो ठीक है। इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे, उन्होंने भी कुछ चीज़ें लिखी है। मिनहाज ए सिराज लिखी हुई है, ठीक है। बट बाबर के वक्त एक किताब लिखी गई थी, बाबर के वक्त लिखी गई थी बाबरनामा। बाबरनामा ये लिखी जाती है बाबर के वक्त। और ये जो बाबरनामा थी, इसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी। और ये मैं आपके साथ मीडिवल में डिस्कस कर लिया है मैंने, तो यहाँ पे भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाबर के वक्त तुजुक ए बाबरी लिखी गई। तुजुक ए बाबरी जो है ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, तो खुद बाबर ने लिखी होगी, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा। उसके बाद हम कहेंगे जहांगीर जो थे, जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसको तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है, तुजुक ए जहांगीरी, ये एक और लिखी थी। हुमायूं जो थे, उनकी भी यहाँ पे कहानी लिखी गई थी, जिसको हुमायूं नामा कहा गया था, हुमायूं नामा कहा गया था। और हुमायूं नामा जो होता है वो उनके हाफ सिस्टर ने लिखा था, जिनका नाम गुलबदन बेगम था। तो ये बायोग्राफी है, ये कोई उन्होंने खुद नहीं लिखी थी, ये गुलबदन बेगम ने लिखी हुई है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। तो अकबर आए, अकबर की भी कहा छूटेगी, अकबर की भी लिखी ही होगी। तो अकबर की जो लिखी है वो हम कहेंगे ऐन अकबरी लिखी हुई है, ऐन ए अकबरी। ऐन अकबरी जो है वो उन्होंने खुद नहीं लिखी अकबर ने, जबकि वो जो लिखी है वो अबुल फजल ने लिखी हुई है, अबुल फजल। अबुल फजल की अगर बात करें तो वो उनके कोर्ट में रहने वाले, वो उनके दरबार में रहने वाले एक इतिहासकार, हिस्टोरियन थे। और उसके साथ साथ पता है अबू फजल ने क्या क्या लिखी? यू कांट बिलीव कि अबू फजल ने कुछ और भी चीज़ें लिखी, जैसे उन्होंने रामायण भी लिखा है, उन्होंने भागवत गीता भी लिखा हुआ है, अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने उपनिषद भी लिखे हुए हैं। अब आप बोलोगे ऑलरेडी तो लिखे थे, फिर से क्यों लिखे? तो इन्होंने पर्शियन में ये सब लिखा है, पहले संस्कृत में वहाँ करते थे, अबुल फजल ने उसे संस्कृत में लिखा। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि महाभारत जो है, महाभारत, उसको बदौनी करके जो थे इनके ही वक्त, अकबर के वक्त एक बदौनी करके थे, अकबर की ही बात करते हैं, अकबर की हम बात कर रहे थे, उसमें बदौनी करके थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो महाभारत है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, जिसको रज्मनामा कहा गया था, रज्मनामा। महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ये किया था बदौनी ने, और इसको कहा गया था रज्मनामा। ऐसा एक इतिहास, ऐसी एक हिस्ट्री है इसके पीछे की। और आप एक और चीज़ सोचोगे तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी थे, है ना, जैसे बदौनी ने किया वैसे हाजी इब्राहिम सरहिंदी, इन्होंने अथर्ववेद, आपको पता है ना, अथर्ववेद को ट्रांसलेट किया है पर्शियन में। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा लिटरेचर में ये चेंज था अकबर के वक्त, है ना। काफ़ी सारे हिंदू रिलीजन के भी टेक्स्ट यहाँ पे चेंज यानी ट्रांसलेट किए गए थे ताकि लोग उसे पढ़ सके। ये बहुत अच्छी एक बात यहाँ पे देखने मिली है। ये देखने के साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि तारीख़ अकबरी करके एक बुक है, जिसको मुजफ्फरनामा भी कहा जाता है, तारीख़ अकबरी। जो अकबर के वक्त की जो भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो तारीख़ अकबरी से मिलती है ना। तो ये कुछ मोहम्मद आरिफ कादरी जो है उन्होंने ये लिखा हुआ है, तारीख़ अकबरी। यहाँ पे लिख देता हूँ, तारीख़ अकबरी, तारीख़ अकबरी लिखते हैं मोहम्मद आरिफ कादरी, मोहम्मद आरिफ कांधारी, कांधार के थे इसलिए कांधारी, ऐसे उनको कहा जाएगा। अब ये सब हमको देखने मिलेगा, और ये सब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी सारी अलग अलग चीज़ें लिखी गई। और मलिक मोहम्मद जयासी, आपको पता होंगे,
उन्होंने एक बहुत ही फेमस यानी यहाँ अकबर के वक्त नहीं तो बाकी किंगडम्स में रहने वाले मलिक मोहम्मद जयासी, कोई जानता है उन्होंने कौन सी किताब लिखी होगी? मूवी भी आई है इस पे, मलिक मोहम्मद जयासी, इन्होंने लिखी है पद्मावत। यस है ना, पद्मावत 15, हाँ अलाउद्दीन खिलजी वाला जो पद्मावत हमने देखा वो इन्होंने लिखा है, 1540 AD में लिखा था इन्होंने। ऐसी सब चीज़ें, मोहम्मद मलिक जयासी, इन्होंने लिखा है पद्मावत। पद्मावत के साथ शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ के इसमें शाहजहाँ नामा लिखा गया था, है ना। इनायत खान ने शाहजहाँ के ऊपर शाहजहाँ नामा लिखा था। तो जैसे अकबर नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा, वैसे ही हम कहेंगे कि शाहजहाँ नामा, जो शाहजहाँ की बायोग्राफी हमें पता चलती है। शाहजहाँ नामा जो है ये इनायत खान ने लिखा था। अब इनायत खान आ गए यानी हम कहेंगे कि ये बायोग्राफी है, क्योंकि किसी और ने, जब आपकी स्टोरी कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है, और जब आप खुद लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ये तो डिफरेंस आपको पता होगा, फिर भी मैंने ऐसे एक बार आपको बता दिया। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मचरित्र, जो खुद इंसान लिखता है खुद के बारे में। बायोग्राफी यानी चरित्र, जिसको वो कोई और लिखता है उसके स्टोरी के बारे में। अब ये बायोग्राफी है। अब औरंगज़ेब के वक्त भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई, बट आपको पता है औरंगज़ेब उतने ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं थे इन सब चीज़ों में। तो ये हमें कुछ देखने मिलते हैं मिडीवल में भी। मिडीवल में जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि इसको मैं नोट्स में वैसे इंक्लूड तो करा ही दूंगा, बट ये कुछ चीज़ें आप याद अच्छे से रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको मिर्ज़ा गालिब जो है उन्होंने भी दीवान, मिर्ज़ा गालिब जो थे उनके वक्त की दीवान, उर्दू की कुछ पोइट्री की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब का नाम तो आएगा ही। मिर्ज़ा गालिब इन्होंने लिखी हुई है दीवान। दीवान यानी क्या? दीवान यानी हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ पोइट्री, जिसमें पोइट्री का कलेक्शन होता है वैसा, उसके दीवान कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको तो पता ही है कि मिर्ज़ा गालिब की बात करें तो पोइट्री और ये सब तो ज़रूर आती ही है। सो ये सब यहाँ पे लिखा गया है। आपको पता होगा उर्दू लिटरेरी में राइटिंग जो है जिसमें इकबाल का बहुत ज़्यादा नाम आता है, इकबाल। और इकबाल जो है उन्होंने क्या लिखा है ये बता सकते हैं कोई? हमारे देश से रिलेटेड कोई सॉन्ग है इकबाल ने लिखा हुआ? यस, कोई बताएगा? जिसको हम स्कूल से गाते आ रहे हैं सॉन्ग को, जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये जो लिखा है ये इकबाल ने लिखा हुआ है। ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे जो लिखी हुई है इन लोगों ने। आपको हिंदी की अगर बात बताऊँ मैं, अब उर्दू की जैसी बताई वैसे अगर हिंदी के बारे में बताऊँ, सो हिंदी में आपको पृथ्वीराज रासो पता है क्या? बुक किसी को पता है पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो जो है वो किसके बारे में होगी? यस यस, वेरी गुड। ये जो किताब लिखी है ये चांद बरदाई जो है उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। चांद बरदाई ने लिखी हुई पृथ्वीराज रासो है। एंड ये ऐसा माना जाता है ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई हुई एक किताब है। और ये चीज़, ये किताब का इम्पोर्टेंस आपको पता है? ऐसा देखा जाता है कि ये प्रोबेबली फर्स्ट हिंदी बुक है, पहली हिंदी बुक है, फर्स्ट हिंदी बुक। तो ये होती है पृथ्वीराज रासो, इसीलिए ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हिंदी में ही कबीर जो है उन्होंने हिंदी जैसे लैंग्वेज में कुछ अपने दोहे लिखे हुए हैं। सो दोहा जो है वो उन्होंने लिखे हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तुलसीदास आया, तुलसीदास ने एक बुक लिखी जिसको कहा जाता है रामचरितमानस। राम जो है उनकी फिर वहाँ पे स्टोरी लिखी गई है रामचरितमानस में। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। उसके अलावा सूरदास थे, सूरदास जो है उन्होंने सुर सागर लिखी हुई है, सूरदास की सुर सागर। इस तरह की काफ़ी सारी बुक हमें यहाँ पे देखने मिलती है। मीराबाई भी आपको पता है कि कृष्ण की बहुत बड़ी फॉलोअर, बहुत बड़ी डिवोटी थी। उन्होंने भी एक लिखा, इन्होंने भजन लिखे काफ़ी सारे, है ना। तो मीराबाई के लिखे हुए भजन और ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब यहाँ पे लिखा गई हुई चीज़ें हैं जो हमें देखने मिलती हैं हिंदी लिटरेचर में भी। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं
जो हम धीरे धीरे इसको जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी। और अगर नेशनलिस्ट लोगों की बात करें तो आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, या फिर हम कहेंगे दादा भाई नौरोजी हो, आरसी दत्त हो, या फिर द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखे हो, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हो, या फिर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखी हुई हो, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी हो, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ये सब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो लिखा है वो जैसे कि गीतांजलि में लिखा हो, या गोरा एंड घरे बहरे, ऐसे कुछ और नॉवेल्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हो, ये सब चीज़ें बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन ये चीज़ें लिखी है, वाई आई एम एन एथिस्ट ये भगत सिंह ने लिखी है। ऐसे काफ़ी सारे मॉडर्न टाइम के भी हमें लिटरेरी वर्क्स देखने मिलते हैं। सो ये हमारा जो पोर्शन है ये लिटरेचर से था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। लगभग हमारी सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं। तो मैंने ये कोशिश की कि एंशियंट और मिडिवल में भी जो आप हिस्ट्री में पढ़ते वो भी लिटरेचर यहीं पे कवर करके दे दूँ, इसलिए मैंने इस लेक्चर को थोड़ा सा लंबा और थोड़ा टाइम तक लिया। ओके, सो यस, यहाँ तक आपका लिटरेचर का पोर्शन था जो कि फैक्चुअल है। फैक्चुअल पोर्शन जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है कि जो भी मैं नोट्स आपको सेंड करता हूँ वो नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। तो नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें और भी कुछ चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे वो जो पोर्शन उसको हम देख लेते हैं अभी कौन सा है। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। एनीवन वांट्स टू आस्क सम एनीथिंग? नहीं। सो चलिए, नेक्स्ट कोर्स जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं वो अभी थोड़ा सा पोर्शन, अब जैसे कि ये बहुत फैक्चुअल पोर्शन आपके बच्चे। आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि पहले वाले जो पोर्शन थे, ये पोर्शन हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ये होते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, समझने वाले होते हैं। बाद में इतने फैक्चुअल होते हैं, इतने फैक्चुअल पोर्शन होते हैं कि आपको उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ समझने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं बट याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा शुरू हो जाती है। सो हम यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हम पढ़ेंगे ही। उसके अलावा हम अभी कॉइन्स कंप्लीट कर लेते हैं। पहले कॉइन्स के ऊपर देखिए क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा गया, और मैं फिर कोई रिसेंटली कोई क्वेश्चन आया तो फिर उस टॉपिक को मैं छोड़ता नहीं हूँ। इसीलिए चाहे आपको टाइम क्यों ना लग जाए, 15 लेक्चर 16 लेक्चर की जगह 18 लेक्चर क्यों ना लग जाए, बट कंप्लीट तो पूरा करके ही आपको छोड़ना है। सो कॉइन्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अब कॉइन की अगर बात करें तो कॉइन्स इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन एक ही बार आया है, टॉपिक शुरू होने के पहले आपको बता दूं, बट एक बार आया है, यानी यूपीएससी इसको टच करके आई है, इसीलिए फिर मैं इसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। क्वेश्चन जो आया है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार 2017 में क्वेश्चन आया है, जो कि मेंस वाला क्वेश्चन था। प्री में अब तक यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया और वो भी गुप्ता कॉइन्स के ऊपर पूछा गया है। बहुत बड़ा नहीं, 150 वर्ड्स का ही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 1.5-2 पेज ही लिखने थे। सो मेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। इसके अलावा सीडीएस जो एग्ज़ाम होती है, सीडीएस जो डिफेंस वाली एग्ज़ाम होती है, इसके रिलेटेड इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर आपको 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ गए हैं सीडीएस के एग्जाम में, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। अब यूपीएससी टच करके आती है ऐसे टॉपिक्स को, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम कॉइन्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। सो कॉइन्स को कंप्लीट करने के से पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मुझे एक बार बता दीजिएगा जब आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, आप खुद से ही बता दीजिएगा। यस, चलिए, थैंक यू। तो अब शुरू करते हैं कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ।
बस समझने की कोशिश कीजिएगा, टॉपिक को समझना है और जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स में सबसे पहले आता है कि द वर्ड जो है कॉइन वो आया कहाँ से। तो वर्ड ये लैटिन वर्ड से आया जिसको क्यूनियस कहा जाता है, यहाँ से कॉइन ये वर्ड आया। और ये पहले सबसे पहले कॉइन्स जो देखे गए वो चाइना और ग्रीस में देखे गए थे। अराउंड 700 BC में यहाँ पे कॉइन्स देखे गए। इंडिया में 6th सेंचुरी BC में हमें कॉइन्स देखने मिले। तो कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसके न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन वर्ड कहाँ से आया? क्यूनियस। सबसे पहले कंट्रीज जहाँ पे कॉइन देखे गए वो है चाइना और ग्रीस, और इंडिया में 6th सेंचुरी के आसपास हमें कॉइन्स देखने मिले। अब सबसे पहले टाइप के जो हमें कॉइन देखने मिले उन्हें पंचमार्क कॉइन कहते हैं, पंचमार्क। अब देखिए आजकल के आपके कॉइन देखिए, उसमें चीज़ें जो भी ऐसे बनाई जाती है इसके ऊपर पिक्चर्स, वो ऊपर आए हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए अंदर गए हुए, ऐसा लग रहा है कि जब ये मेटल था, ये यानी इसको जब उन्होंने हीट किया था उसके बाद इस पर पंच कर दिया है। देखिए पंच किया हुआ दिख रहा है, अंदर गई हुई है चीज़ें। ऐसे कॉइन्स को पंचमार्क कॉइन कहते हैं। अर्लीस्ट कॉइन्स है जिसके ऊपर कास्टिंग सिर्फ एक ही साइड में करते थे, पंचमार्क सिर्फ एक ही साइड पे लगाते थे। 1 to 5 सिंबल्स रहते थे जिसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, और वो सिंगल साइड में ही रहते थे। पहले बार हमें ये कॉइन्स जो देखने मिले, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में सबसे पहले हम कहेंगे कि कॉइन्स 6th सेंचुरी BC में देखने मिले थे। 6th and 2nd सेंचुरी BC तक हमें ये कॉइन देखने मिले थे, और बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में देखने मिले थे। जैसे जनपद और महाजनपद उस वक्त हुआ करते थे। इंडस वैली में तो कॉइन नहीं थे, इंडस वैली में सील्स थे, और सील्स का यूज़ हम कहेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके वैसे भी नहीं होता था। ये चीज़ें हमें पता ही हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जनपद और महाजनपद है, इनके वक्त के ये कॉइन हैं। तो जनपद एंड महाजनपदास, इनके वक्त के ये कुछ कॉइन्स देखने मिलते। तो इसमें 2 क्लासिफिकेशंस बताए जाते हैं। एक होता है महाजनपद के वक्त के पंचमार्क कॉइन, और दूसरे होते हैं मौर्यन पीरियड के वक्त पंचमार्क कॉइन। इसमें डिफरेंस देख लेना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि महाजनपद जो है इसमें गंगेटिक प्लेस जो है उसके आसपास ये हुआ करते थे। जो जनपद और महाजनपद है उनके वक्त के, इनके और मौर्यन के कॉइन्स में ये डिफरेंस है कि इनके जो कॉइन्स है उसके शेप्स इरेगुलर है। देखिए ऐसे कुछ रेगुलर गोल, या फिर ऐसे कुछ यहाँ ऑक्टेगनल, या फिर स्क्वायर, ऐसे कुछ नहीं है। कैसे भी यहाँ पे शेप देखने मिल रहे हैं हमें, जो कि कोई शेप ही नहीं एक तरह से पता चल रहा है। तो यहाँ इरेगुलर शेप्स है। स्टैंडर्ड वेट तो हुआ ही करते थे, और ये सिल्वर से बना था। सिल्वर मगध जो है इसमें 5 सिंबल हुआ करते थे। मगध में जो कॉइन मिले, मगध जो है ये सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता है महाजनपद में से। कोई बता सकता है कितने महाजनपद थे टोटल? 16 महाजन, 16, और उसमें सबसे जो ये था पावरफुल वो मगध था। यस, वेरी गुड, 16। मगध के पास आयरन था, उसके पास फर्टाइल लैंड थी, गंगेटिक प्लेन्स तो थी ही, ऊपर से उनके पास एलिफेंट्स थे, इसलिए बहुत पावरफुल बन गया था मगध। महाजनपद यानी क्या? महाजनपद यानी आजकल जैसे स्टेट्स आपको देखने मिलते हैं, टोटल 28 स्टेट है इंडिया में, वैसे ही कुछ स्टेट जैसे ही कुछ यूनिट जिसको महाजनपद उस वक्त कहा जाता था। अब ये हमें देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लोगों ने जो कॉइन बनाए वो एक तो रेगुलर शेप के हैं। वेट स्टैंडर्ड था भाई, वेट के हिसाब से उसका वैल्यू ये होगा, काउंट किया जाएगा तो कितना वैल्यू है, तो वेट के हिसाब से वैल्यू रहेगी उस कॉइन की। तो वेट तो स्टैंडर्ड रखना ही पड़ेगा, और सिल्वर का बनाते थे। अब हम देखते हैं कि जो मौर्यंस है इनके वक्त क्या डिफरेंस देखने मिला। मौर्यंस के वक्त डिफरेंस ये देखने मिला कि सबसे पहले चाणक्य जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको असिस्ट किया था, और उन्होंने यहाँ पे मिंटिंग जो है पंचमार्क कॉइन को शुरू की थी। अब इन्होंने कुछ चीज़ें अपने जो भी अर्थशास्त्र उन्होंने कुछ मेंशन किए हुए अपने कॉइन को, जैसे कि यहाँ पे है रुप्य रूप, रौप्य रूप यानी सिल्वर कॉइन को रौप्य रूप कहते थे। सुवर्ण रूप यानी हम कहेंगे गोल्ड कॉइन को कहते थे। ताम्र रूप यानी कॉपर कॉइन को। अब देखिए रौप्य यानी हम कहेंगे कि सिल्वर के लिए यूज होता है, सुवर्ण यानी गोल्ड के लिए यूज होता है, ताम्र यानी कॉपर के लिए यूज होता है, शीश यानी लीड के लिए यूज होता है। तो लीड ये हो गया शीश रूप, और ये सब उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखे। यानी इनके वक्त कॉइन सिल्वर के भी थे, गोल्ड के भी थे, कॉपर के भी थे, और लेड के भी बनते थे। इस तरह से देखा। और इनके इसमें अगर देखा गया पंचमार्क कॉइन जो पहले के थे, इनके पंचमार्क कॉइन में हम कहेंगे कि यहाँ पे सिल्वर के ही बनते थे, और यहाँ पे बाकी चीज़ों के भी कॉइन हमें देखने मिले हैं। इसके साथ आपको एक दो चीज़ें और मैं ये बता देता हूँ कि इसमें जो सिंबल यूज़ होते थे ज़्यादातर मौर्यन कॉइन्स में, यहाँ पे जो सिंबल यूज़ होते थे
वो सन के हुआ करते थे, सूर्य के, सूरज सन के हुआ करते थे। सन के साथ साथ 6 आर्म्ड एक व्हील हुआ करता था, 6 आर्म्ड व्हील, एक व्हील रहेगा जिसको 6 आर्म्स रहेंगे इस तरह से। और ये सब यहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो ये है कुछ पंचमार्क कॉइन मौर्यन के वक्त के। उसके बाद इंडो ग्रीक इंडिया में रूल करते। मौर्यन किंगडम जो था ये जब ख़त्म होने लगा तो ये स्प्लिट हो गया अलग अलग रीजन, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, या फिर जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। मौर्यन किंगडम जो है अशोक के बाद ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद ये वीक हो गया। वीक होने के बाद अलग अलग इसके पीसेस होने लगे और ये पीसेस पे अलग अलग लोग आके रूल करने लगे। कुछ पीसेस में बढ़ गया था, टुकड़ों में बढ़ गया था, टुकड़े टुकड़े पे कुछ लोग रूल कर रहे थे। तो मौर्यन किंगडम का जो एक टुकड़ा था, जो एक पीस था, वो जैसे कि हम कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता था, जहाँ से अफगानिस्तान से, या फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान वाले जो भी है, या खैबर पास से लोग एंटर किया करते थे, वो पास के आसपास आपको एक नॉर्थ वेस्ट रीजन मिलता है, वहाँ पे रूल करते थे इंडो ग्रीक यानी ग्रीक से कुछ लोग आए थे रूलर्स, उन्होंने वहाँ पे रूल किया था। तो इंडो ग्रीक्स जो इनका रूल शुरू होता है 180 BC से अराउंड 10 AD तक। इंडो ग्रीक ये इन्होंने नए टाइप के कॉइन लाए थे, और इंडो ग्रीक के जो कॉइन थे ये मैं आपको बता दूं कि 2 लैंग्वेज में लिखते थे। इनके जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती थी, 2 लैंग्वेज, वो एक थी वन साइड पाली लैंग्वेज इन खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, है ना। तो एक साइड पे ग्रीक और दूसरे साइड में पाली लैंग्वेज, ऐसे 2 लैंग्वेज लिखते थे और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखते थे। तो ग्रीक और पाली दोनों लैंग्वेज का यहाँ पे एक तरह से मिक्सचर था। क्यों? क्योंकि जो लोगों पे रूल करते थे वो तो लोग पाली बोलना जानते थे, खरोस्ती स्क्रिप्ट पढ़ना जानते थे। वो ग्रीक लैंग्वेज कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि इंडिया में आके रूल कर रहे थे, इंडिया के किसी पार्ट में, इसीलिए फिर एक साइड में वो पाली में लिखते थे और उनके जो लोग थे उनके लिए वो ग्रीक में लिखते थे। तो इस तरह से 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ की थी इंडो ग्रीक्स ने। और आपको ये बता दूं कि दे इंट्रोड्यूस द फैशन ऑफ शोइंग बस्टर्ड हेड ऑफ द रूलर ऑन द कॉइन। अब यहाँ पे रूलर को दिखाने वाली एक चीज़ शुरू है। यहाँ पे देखिए आपको रूलर नहीं दिख रहे कहीं भी, रूलर, यहाँ पे रूलर को दिखाने वाली एक नया यहाँ पे उन्होंने फैशन शुरू की थी जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने। अब इंडो ग्रीक में उसके साथ साथ कुछ भगवानों की भी यहाँ पे इमेजेस बनाई थी उन्होंने, जैसे कि जियस, हरक्यूलस, अपोलो, है ना, पालास, एथेन, और लेटर इंडियन डाइटीज, इंडियन भगवानों की भी उन्होंने कुछ इमेजेस अपने कॉइन पे बनाना शुरू किया। यानी इंडो ग्रीक ने देखिए कॉइन में क्या चेंजेस लाए। जैसे कि चेंजेस में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रूलर्स आने लगे। रूलर्स आने के साथ साथ ही आपको पंचमार्क नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आया हुआ है। पंचमार्क में अंदर दबा होता है। देखिए यहाँ पे जो इमेज है ये ऊपर आए हुए, तो ये पंचमार्क तो है नहीं, बट यहाँ पे अगर देखा गया तो यहाँ पे इन्होंने रूलर्स के तो बनाई इमेजेस। दूसरा चेंज इन्होंने ये लाया कि इस पे लिखते थे 2 लैंग्वेजेस में, लिखना शुरू किया इन्होंने। इंडियन डाइटीज, जो इंडियन भगवान है, उनकी भी इमेजेस बनाना शुरू किया। इंडो ग्रीक्स जो थे कुशान, उनको ऐसा कहा जाता है कि पोर्ट्रेट हेड्स ऑन कॉइन्स, है ना। तो कॉइन पे वो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखते थे। तो कुशान किंग ने ये चीज़ें लाई थी, इंडो ग्रीक कुशान किंग्स, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक ग्रीक कस्टम जिसमें वो कुछ इस तरह से इमेजेस बनाते थे हेड ऑफ द कॉइन्स पे। ये है कुशान जो रहेंगे वो क्या करते थे, सो वो किंग को एक साइड में बनाते थे, हेलमेट पहने हुए किंग है उनको एक साइड में बनाते, और किंग्स की फेवरेट डाइटी को दूसरे साइड में बनाते। फॉर एग्जांपल कोई ABC नाम का किंग है, उसकी फेवरेट डाइटी होंगे लॉर्ड कृष्ण, तो लॉर्ड कृष्ण को दूसरे साइड और ABC नाम के रूलर को एक साइड, ऐसे वो चीज़ें यहाँ पे बनाया करते थे। ये भी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब जैसे कि आप इसमें पढ़ते हो, मिडीवल में पढ़ते हो, तो मिडीवल में आपने एक चीज़ तो ज़रूर पढ़ी है, और वो आपने ये पढ़ी है कि कुशान जो थे या फिर इंडो ग्रीक थे, वर द फर्स्ट टू जिन्होंने गोल्ड कॉइन, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन बनाए थे। यहाँ पे आपको कॉइन जो है गोल्ड कॉइन के दिख रहे हैं। अर्थशास्त्र यानी इनके वक्त, मौर्यन के वक्त बनाए गए, बट उतने एविडेंसेस नहीं मिले। एविडेंसेस हमें वो लिखे हुए दिखे उनके अर्थशास्त्र में, बट यहाँ पे तो जो कॉइन्स मिले वो सोने के कॉइन्स है। कुशान जो है, सबसे ज़्यादा कॉइन्स सोने के किसने बनाए? तो याद रखिएगा गुप्ता लोगों ने बनाए। सबसे प्योर किसने बनाए? पूरे प्योर, विदाउट एनी मिलावट जो है ना, वो कुशान ने बनाई। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। कुशान ने प्योरेस्ट गोल्ड का यूज़ किया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड का यूज़ किया है, और गुप्ता ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन को बनाया है। मिंटिंग सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन की गुप्ता ने की है।
ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। वैसे आप मिडिवल में ये चीज़ें, एंशिएंट में आप ये चीज़ें पढ़ते ही हो। फिर सातवाहन जो थे, वो जो रूलर्स थे उन्होंने बनाए हुए कुछ कॉइन। सातवाहन किंग मोस्टली लेड का यूज़ करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेड का यूज़ किया गया है, बट सिल्वर कॉइन्स भी यहाँ यूज़ होते थे, बट बहुत रेयर। लेड के बाद वो यूज़ करते थे एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, जिसको पोटीन कहते हैं। पोटीन का यूज़ करते थे, जिसमें सिल्वर और कॉपर को वो मिक्स करते थे। बहुत सारे कॉपर कॉइन भी इनके वक्त देखे गए हैं, और इनका मोस्ट फेमस जो है वो है एलिफेंट, हॉर्स, लायन और चैत्य। इसको एक साइड में बनाते थे और दूसरे साइड में उज्जैन सिंबल बनाते थे। उज्जैनी सिंबल कैसा होता है, देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। इस तरह से क्रॉस बनाया जाता है, क्रॉस के चारों इसमें 4 सर्कल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ये है उज्जैनी सिंबल। और एक तरफ यहाँ पे आपको एलिफेंट देखने मिल रहा है। तो एक तरफ कुछ एनिमल बनाएंगे और एक तरफ वो उज्जैनी सिंबल बनाएंगे। ऐसे सातवाहन के कॉइन्स हुआ करते थे। ठीक है, सातवाहन कॉइन और ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, कुषाण में याद रखिएगा सबसे प्योर गोल्ड कॉइन कुषाण ने बनाए थे, जो कि इंडो ग्रीक थे, ये याद रखना है। उसके अलावा वेस्टर्न क्षत्रप हो गए या इंडो सिथियंस हो गए, इनके भी कॉइन्स उतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी बता देता हूँ कि वेस्टर्न क्षत्रप जो थे वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे, जिसमें आता है मालवा, गुजरात, काठियावाड़, ये सब रीजन। इसके अलावा इनको शका ओरिजिन के लोग कहा जाता है, शकाज। शका ओरिजिन के जो लोग थे वो एक साइड में हेड ऑफ द किंग बनाते थे। देखिए किंग का हेड बनाया हुआ है और दूसरे साइड में वो बुद्धिस्ट चैत्य या स्तूप बनाया करते थे। ये हमें सातवाहन से बोरो किया हुआ कुछ हमें टेक्निक मिल रही है। सातवाहन इसी तरह से बनाते थे, है ना। वो सिर्फ इतना है कि एक तरफ वो चैत्य और ये सब बना, दूसरे वक्त उज्जैनी सिंबल बनाते थे। यहाँ पे उज्जैनी सिंबल के जगह ये लोग किंग के हेड बनाते थे, दूसरे साइड पे वो स्तूप और चैत्य बनाते ही थे। यहाँ जो लैंग्वेज यूज करते थे उसे लैंग्वेज को प्राकृत लैंग्वेज कहा जाता है। तो प्राकृत लैंग्वेज इनके वक्त यूज की थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉइन के इसमें है वो है गुप्ता एज के कॉइन्स। गुप्ता एज में हिंदू रिवाइवल हुआ था। आपको पता है संस्कृत लैंग्वेज जो एक तरह से कहीं पे दिख नहीं रही थी उतनी, जो पहले जैसे दिख रही थी, उसको फिर से लाया गुप्ता ने। गुप्ता के वक्त आर्किटेक्चर में एक नया हमें फेज देखने मिला, जिसमें गुप्ता के कौन सा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था सबसे पहली बार। यस, आप लोग आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं, जल्दी आंसर कीजिएगा इन चीज़ों को। वेरी गुड, वेरी गुड। टेम्पल आर्किटेक्चर आया था गुप्ता के वक्त, उसके पहले स्तूप, पिलर्स, केव्स, ये सब देखने मिलता था। अभी टेम्पल आर्किटेक्चर लाए, यानी कहीं ना कहीं हिंदू रिवाइवल का ये टाइम था। गुप्ता के जो कॉइन थे वो ज़्यादातर गोल्ड से बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड थे, सिल्वर कॉइन भी थे। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उन्होंने जब वेस्टर्न क्षत्रप वाला ये जो रीजन था इसको कॉन्कर कर लिया, तो यहाँ पे उन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी बनाए थे, क्योंकि यहाँ पहले से सिल्वर कॉइन्स और ये सब चलते थे। यहाँ उतने कोई गोल्ड कॉइन तो देखने मिले नहीं थे, तो ये उन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी बनाए थे। तो वेराइटी ऑफ गुप्ता कॉइन्स देखने मिलते हैं। ऑन वन साइड ऑफ दिस कॉइन किंग कैन बी फाउंड स्टैंडिंग, एक इसमें देखने मिल सकता है, एंड मेकिंग ऑब्लेशन बिफोर एन ऑल्टर। एक तो वो बैठे हुए, किंग क्या क्या करते हुए दिख रहे हैं। एक तो वो ऑल्टर के सामने बैठे, यानी वो कहेंगे आप यज्ञ कर रहे हैं, या फिर वीणा बजा रहे हैं, या फिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें हॉर्स का रिलेटेड यज्ञ होता है। एक इस कभी वो दिख रहे हैं कि वो हॉर्स चला रहे हैं, तो कभी एलिफेंट चला रहे हैं, तो कभी लायन को शिकार कर रहे हैं, तो कभी टाइगर या राइनो को एक स्वॉर्ड या बो से हम कहेंगे कि वो शिकार कर रहे हैं, या फिर हम कहेंगे कि वो किसी काउच पे बैठे हुए। इस तरह से किंग हमें देखने मिलते थे एक साइड में। दूसरे साइड में जो गुप्ता बनाते थे, दूसरे साइड में हम देख सकते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी जो कि बैठी हुई है लोटस पे, है ना, तो वो उस तरह से हमें देखने मिलती थी। और या फिर वो क्वीन की ही वहाँ पे इमेज बना देते थे, एक साइड पे किंग एक साइड पे क्वीन, इस तरह से वो बनाते थे। और संस्कृत का यूज करते थे, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो संस्कृत लिखते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कॉइन जिन्होंने संस्कृत का यूज किया था वो है गुप्ता है ना। तो गुप्ता ने यहाँ पे यूज किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। संस्कृत का यूज करने वाले लोग थे गुप्ता। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है कुछ कॉइन्स के बारे में। अब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुप्ता के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि संस्कृत का यूज़ किया, रूलर्स और क्वींस के या फिर डाइटीज़ के वो पिक्चर्स बनाया करते थे। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन गुप्ता ने बनाए, बट क्षत्रप के बाद उन्होंने कुछ सिल्वर कॉइन भी बनाए। हिंदू रिवाइवल का ये समय था, ये भी आपको यहाँ पता चलता है। अब कुछ और जो किंगडम्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वर्धन जो थे इनके वक्त के कॉइन जो है ठानेश्वर और कन्नौज पे रूल करते थे वर्धन। अब हुन लोग थे, ये यहाँ पे जो बाहर से आते थे,
है ना। तो वो क्या करते थे, इन पे अटैक करते थे। ये सब आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे ही। तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने काफ़ी सारे कॉइन बनाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे बनाए गए थे। सिल्वर कॉइन्स के साथ साथ एक साइड में हेड ऑफ द किंग बनाते थे और दूसरे साइड में फिगर ऑफ पिकॉक बनाते थे। ऐसे कुछ वर्धन डायनेस्टी के वक्त हमें कॉइन्स देखने मिले सिल्वर के। उसके बाद चालुक्य की अगर बात करें तो चालुक्यन डायनेस्टी जो है वो पुलकेशिन फर्स्ट ने बनाया था और कर्नाटक में इनका कैपिटल होता था। एक साइड में टेम्पल बनाते थे या फिर लायन बनाते थे और लेजेंड बनाते थे और अदर साइड को ब्लैंक छोड़ते थे। ये इनके एक अलग से कॉइन देखने मिलते हैं। तो अदर साइड ये ब्लैंक रहा करती थी और एक साइड में आप देखोगे कि रूलर, लायन या फिर टेम्पल, लीजेंड्स, ये सब चीज़ें वो बनाया करते थे। फिर राजपूत लोग, राजपूत डायनेस्टी के वक्त की अगर कॉइन की बात करें तो राजपूत लोग मोस्टली गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन और बिलन के कॉइन। बिलन क्या होता है? इट इज़ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। जैसे 14 भी हमने ये देखा था, वैसे ही एक बिलन भी होता है, ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है। इसके वो कहीं ना कहीं बनाते थे कॉइन्स। ये होने के साथ साथ जो नीम, ये लोग क्या करते थे, दो टाइप के कॉइन बनाते थे। एक टाइप में हमें ये देखने मिला है कि जो किंग है उनका नाम लिखा गया है संस्कृत में एक साइड में, और दूसरे साइड में गॉडेस बनी हुई है, यानी कोई देवी बनी हुई है। दूसरा टाइप जो है वो सिल्वर कॉइन था जिसमें एक सीटेड बुल है एक साइड में और दूसरे साइड में हॉर्समैन है, घोड़ा चलाते हुए कोई व्यक्ति दिख रहा है। ऐसे दो कॉइन्स राजपूत डायनेस्टी के वक्त बनते हुए दिखते हैं। ये होने के साथ आखिरी कुछ चीज़ें जैसे कि पांड्यन और चोला डायनेस्टी के वक्त जो देखने मिलते हैं वो स्क्वायर शेप के कॉइन देखने मिलते हैं ज़्यादातर। ये होने के साथ साथ इसमें इमेज बनी हुई है एलिफेंट की। बाद में वो फिश की भी इमेज बनाने लगे। उसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन जो बनाए उन्होंने उस पर संस्कृत में लिखा गया और कॉपर को तमिल में लिखा गया है। अब गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स होगा कि वो एक बड़े लोग, जैसे कि संस्कृत जो है वो हाई क्लासेस के लिए मानी जाती थी पहले, तो उनके लिए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, और बाकी जो लोकल लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कॉपर के कॉइन्स जो कि तमिल में लिखे जाएंगे, ऐसा यहाँ पे हमें पता चलता है। जबकि चोला किंग जो है उन्होंने किस तरह के कॉइन बनाए, तो स्टैंडिंग किंग ऑन वन साइड एंड सिटिंग गॉडेस ऑन अदर साइड, ये है। और ये पल्लवा डायनेस्टी के जो कॉइन है उसमें लायन भी देखने मिलता है। सो इस तरह से कुछ चीज़ें हमें यहाँ भी देखने मिली है जो कि पल्लवा के वक्त है। अब लास्ट कुछ ये टर्किश, दिल्ली सल्तनत और मुगल देख लेते हैं, फिर हम रुक जाते हैं। अब इतना यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बट फिर भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कॉइन उठाओगे टर्किश या फिर दिल्ली सल्तनत के वक्त की, तो दिल्ली सल्तनत के वक्त आपको देखने मिलेगा कि किंग का नाम या टाइटल लिखा हुआ है और डेट लिखी है। आजकल देखिए, आजकल जो कॉइन्स होते हैं उस पर भी डेट लिखी होती है, तो ये दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ है। और पहले जो डेट लिखी थी वो हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग लिखी थी, इस्लामिक कैलेंडर होता है एक तरह से। कॉइन में कोई इमेज नहीं होती थी क्योंकि इमेज और ये सब जो है ये प्रोहिबिटेड है इन इस्लाम। मैंने ऑलरेडी आपको आर्किटेक्चर में भी बताया है, पेंटिंग्स में तो पेंटिंग्स में उतना नहीं, बट आर्किटेक्चर में बताया है कि इंस्क्रिप्शंस और ये सब ठीक है, वो वहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ये ठीक है, बट वहाँ पे कोई इमेजेस नहीं बनाते थे वॉल पे। सिल्वर टंका और कॉपर जीतल ये लाया था इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी ने डिज़ाइन चेंज की थी, वो नेम ऑफ द खलीफ ना लिखते हुए खुद का नाम लिखते थे, खुद के टाइटल्स वहाँ पे लिखते थे। ये होने के बाद आपको ये भी बता दो कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने ब्रॉन्ज और कॉपर के भी कॉइन्स लाए थे टोकन करेंसी करके, जो कि बहुत फ्लॉप आइडिया थी। आप मोहम्मद बिन तुगलक को जब पढ़ोगे मिडिवल इंडिया में तो आप देखोगे कि पूरा तुगलक डायनेस्टी का नाम डुबाने वाले व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। हाँ, यस। कॉइन्स, अब देखिए कॉइन्स का कैसा है कि कॉइन्स की एविडेंसेस कुछ कुछ हमें जो मिले हैं, ऐसा समझ जाइए कि हड़प्पा के बाद और आर्यंस के बाद के मिले हुए। आर्यंस के वक्त से कहेंगे हम कि जनपद में और महाजनपद ये टाइम था जहाँ पे यूज हुए, जनपद और महाजनपद के टाइम पे। उसमें क्या क्या ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किए थे? अच्छा अच्छा, दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन क्या क्या दिए थे? हम्म। हाँ हाँ
हाँ, अच्छा अच्छा। अगर यहाँ पे देखा गया ना, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अब विच हु अमंग द फॉलोइंग ये लिखा था या कैसा लिखा था, ये क्वेश्चन का मेन है। क्योंकि देखिए अगर, हाँ ये हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू यूज द, ऐसा लिखा हुआ था है ना, ऐसा ही था ना। हाँ तो टोकन करेंसी लिखा था या कैसा था, या फिर डायरेक्टली कॉइन, टोकन। हाँ, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, यस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। टोकन करेंसी लाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, टोकन करेंसी। क्योंकि पहले किसी ने ऐसे टोकन करेंसी नहीं लाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी लाई थी, ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन बना के। तो टोकन करेंसी लिखा तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के पहले व्यक्ति लिखे तो फिर पहले से ही यूज हो रहे थे, इल्तुतमिश से ही यूज हो रहे दिल्ली सल्तनत में, तो ये याद रखेगा। और टोकन करेंसी वाले पहले मोहम्मद बिन तुगलक। पूरे इंडिया में जो शुरुआत हुई वो जनपद महाजनपद से हुई। और अगर देखा गया तो गोल्ड कॉइन कुषाण के वक्त के, और सबसे प्योर कुषाण के वक्त के, और सबसे ज्यादा गुप्ता के वक्त के। ये कुछ फैक्ट्स याद रखेगा, ठीक है। सो टोकन आया जैसा नाम तो मोहम्मद बिन तुगलक, यस, थैंक यू। उसके बाद हम आएंगे शेर शाह सूरी, इन्होंने रुपी या और दाम लाया। आप अगर देखोगे रुपी, तो रुपी आज भी है, आज भी ये रुपी नाम का कॉइन है। इसके बारे में भी हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट सबसे पहले हम थोड़ा आगे देख लेते हैं मुगल कॉइनेज में। मुगल कॉइनेज की अगर हम बात करें तो मुगल में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मोहर लाया गया था, जो 170 से 175 ग्रेन्स, इसका तरह से हम कहेंगे कि उस तरह पे जो वेट किया जाता था उस तरह से ये रहा करता था। अबुल फजल जो है उन्होंने ऐन अकबरी लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लिटरेचर में बताया है। अबुल फजल ने जो ऐन अकबरी लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि मोहर जो है वो इक्विवेलेंट टू 9 रुपीज थे, 9 रुपए। रूपी किसने लाया था ये भी याद रखिएगा अच्छे से, ये फैक्ट, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी कौन थे, तो सूरी एम्पायर वाले थे। सूरी एम्पायर और मुगल में डिफरेंस है। मुगल के बीच में सबसे पहले मुगल जो थे ये बाबर थे, बाबर के बाद आए थे हुमायूं। हुमायूं जो थे, हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने, और लगभग 12 से 15 साल तक हुमायूं इंडिया से बाहर थे। उस वक्त सूरी एम्पायर इंडिया में चल रहा था। शेरशाह सूरी पहले रूल करते थे, इनके बाद इनके कुछ सक्सेसर्स ने रूल किया, बट उतने टाइम में सूरी एम्पायर ने इंडिया पे रूल किया। शेरशाह सूरी ने जो लाया था वो रुपी लाया था। उसके बाद शेरशाह सूरी का जो सूरी एम्पायर था, शेरशाह सूरी की तो हालांकि डेथ हो चुकी थी, उनके बाद उनके सक्सेसर्स और इन सबको हराया वापस से हुमायूं ने, और हुमायूं ने फिर से अपना रूल सेटअप किया। अब फिर से जब हुमायूं आते हैं तो बहुत टाइम नहीं रह पाते, लगभग 1 साल से भी कम हुमायूं जिंदा रह पाए, उनके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर संभाला अकबर ने। अब अकबर के वक्त ऑलरेडी रुपी था इंडिया में। अब रुपी के अलावा अकबर ने लाया मोहर। मोहर की उन्होंने जो कीमत रखी थी वो 9 रुपए के बराबर थी। अब 9 रुपए के बराबर थी तो अकबर ने कुछ राउंड और स्क्वायर कॉइन्स भी लाए थे। इन 1579 उन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था, जिसे इलाही कॉइन कहते थे वो। उनको, आपको पता है, उनका एक रिलीजन उन्होंने बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। बहुत सिक्युलर सा एक, या फिर हम कहेंगे बहुत ही एक अलग सा रिलीजन था जिसमें हर रिलीजन की चीज़ें थी। अकबर खुद सिक्युलर थे। इस दीन इलाही में हिंदुइज्म से जैनिज्म या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, कोई भी अगर रिलीजन हो, सभी रिलीजन से बेस्ट बेस्ट चीज़ें उठा के अकबर ने डाली थी और इसको रिलीजन को बनाया था दीन इलाही। इलाही कॉइन वो बनाते थे, और वो इलाही उनके रिलीजन से रिलेटेड जो कॉइन थे उनको उन्होंने इलाही कॉइन दिया था, जो कि गोल्ड के बनाते थे। इलाही कॉइन की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो 10 रुपए के बराबर थी। जैसे मोहर की वैल्यू थी 9 रुपए के बराबर, इलाही कॉइन थे 10 रुपए के बराबर। जहांगीर ने धीरे धीरे, हमने कहेंगे कि कपलेट कॉइन्स लाए थे, और इनके वक्त के मोस्ट फेमस जो है इमेजेस वो जोडियक साइन थी। ये देखिए जोडियक साइंस जो रहती है वो, यानी आपकी जो भी साइन है, फिर वो जैसे हम कहेंगे कि लियो, फिर टॉरस, या जो भी साइन है, वैसे जोडियक साइन वाले कुछ कॉइन बनाते थे। ये कैंसर वाली है जोडियक साइन, कैंसर है ना। तो ये ऐसे अलग अलग जोडियक साइंस होती हैं जिसके रिलेटेड यहाँ पे कॉइन्स बनाए गए थे। अब जैसे आप जानते हो कि एक इलाही कॉइन, एक इलाही इज इक्वल टू 10 रुपए। क्या आप जानते हो कि एक आना, आपको पता है कि आनाज लाए थे, एक आना और ऐसे कुछ आनाज थे, तो कितने आना यानी 1 रुपए हुआ करता था। आजकल तो आना और ये सब बंद हो गया। 16 आना, वेरी गुड, 16 आना यानी 1 रुपया। तो आपको पता है 4 आना यानी 25 पैसे,
4 आना यानी 25 पैसे, 1 आना 4 आना, 4 आना यानी 25 पैसे, 8 आना यानी 50 पैसे और 16 आना यानी 1 रुपया। वैसे ही 1 मोहर यानी 9 रुपये, बहुत बड़ा वैल्यू है मोहर। 1 मोहर यानी डायरेक्ट 9 रुपये। 1 इलाही यानी एक हम कहेंगे 10 रुपये। इतने ये बड़े वैल्यू वाले कॉइन थे। अब कॉइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ। कीवर्ड्स ऐसे है, सॉरी 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो कीवर्ड ऐसे है कि निष्क, निष्क जो है ये कुछ टर्म यूज होती है फॉर कॉइन मेड अप ऑफ मेटल। मेटल के जो कॉइन होता है उसके लिए हम निष्क यूज करते इंडिया में। शेर शाह सूरी जो थे इन्होंने रुपया या रुपया लाया था 16th सेंचुरी में, और आज इंडिया की ये करेंसी है रुपया। इंडियन करेंसी स्टिल रुपया है और इसको लाने वाले जो थे ये थे शेर शाह सूरी। एंशियंट टाइम पे लोग मनी ट्री बनाया करते थे अपने कॉइन स्टोर करने के लिए। ट्री कैसे था तो मैं आपको ट्री बता देता हूँ। तो ट्री वॉज अ फ्लैट पीस ऑफ मेटल, एक फ्लैट पीस ऑफ मेटल था जिसको ट्री का शेप दिया हुआ था और उस मेटल में कुछ ब्रांचेस निकली थी, और ये जो ब्रांचेस निकली थी ये ब्रांचेस पे हम कहेंगे कि एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच यहाँ पे कोई राउंड डिस्क रहा करती थी। ये जो राउंड डिस्क होगी इसके सेंटर में एक होल हुआ करता था और हर डिस्क में ये इंडियन कॉइन को लगाया करते थे, ऐसे कॉइन्स को लगाया करते थे और इसको कहा जाता है मनी ट्री। जब किसी को पैसे की ज़रूरत थी तो यहाँ से कॉइन तोड़ के लेके जाता था। आपने कभी किसी से सुना होगा भाई मेरे घर पे क्या पैसे का पेड़ है क्या, तो पहले सच में लोगों के यहाँ पैसे के पेड़ हुआ करते थे ऐसे, तो ऐसे ही उसको स्टोर किया करते थे। ये आपको मैं यहाँ पे एक बता दूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कॉइनेज एक्ट एक आया 2011 में। कॉइनेज एक्ट जो है वो पहले कॉइनेज एक्ट चलता था 1906 में, कॉइन कैसे बनेंगे क्या बनेंगे ये। सो ये कॉइनेज एक्ट के चलते जो कॉइन था, ये जो कॉइन, इसको हम कहेंगे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी का स्टैंप और ये सब डालने लगे। तो और कॉइन के साथ साथ एक 1 रुपये की नोट भी इसके साथ निकाली गई थी। तो अगर कोई इसमें कुछ गड़बड़ करता है, कोई फॉर्जरी करता है, यानी कोई झूठे कॉइन बनाता है, मिंटिंग करता है, तो उसके लिए इसमें पनिशमेंट भी दी थी कॉइन एक्ट में। तो आज हम किस एक्ट के चलते कॉइन्स बनाते, तो कॉइनेज एक्ट 2011 के चलते कॉइन बनाते। हमारा जो रुपया आया ये कहाँ से आया, तो ये आया है हम कहेंगे इधर से, जो हमारे शेर शाह सूरी थे उनके वक्त से। तो ये है कुछ जो हमने यहाँ पे फैक्ट्स पढ़े। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी आपको ये दिया जाता है कि कौन सी चीज़ें हम कहेंगे कि यानी कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन। अभी देखिए अब कैसा देखा गया है कि कॉइन वाले टॉपिक से यूपीएससी ने तो क्वेश्चन एक ही बार पूछा है मेंस में, बट कभी कभी स्टेट के एग्जाम्स क्वेश्चन पूछ लेती है कॉइन्स पे, इसलिए स्टेट के एग्जाम्स वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा तो यूपीएससी वालों के भी लिए हैं। जैसे कि आई थिंक अभी जावेद जी ने हमें ये कहा था कि उनके स्टेट के एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था, बराबर जावेद जी आपने ही बोला था, है ना? सो यस, हाँ आपने बोला था। तो कश्मीर के स्टेट के एग्जाम में आया था क्या ये क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट की एग्जाम होती है उसमें। अब ये हम देख सकते हैं कि इस तरह से अलग अलग यहाँ पे हमें क्वेश्चन, हाँ यस, आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी अच्छा वेटेज है स्टेट के एग्जाम्स में भी है। हम समझते हैं कि आर्ट एंड कल्चर ये सब्जेक्ट सिर्फ यूपीएससी का है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेट के एग्जाम्स छोड़ो, उसके अलावा सीडीएस, एनडीए या फिर हम जो भी एग्जाम कहेंगे कि सीएपीएफ, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और यूपीएससी से ज़्यादा वेटेज तो बाकी लोग लेके हैं इसको तो यूपीएससी तो पूछता ही है, बाकी स्टेट के एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से ये याद रखनी है चीज़ें। हाँ हाँ यस, हाँ यस, एग्जैक्टली यही सब चीज़ें हैं। तो हम कैसे हैं कि जब हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते तो हम गेस नहीं कर पाते कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया है, बट वो एक्चुअली वो क्वेश्चन दूसरे किसी सब्जेक्ट से होता है और हम उसको हिस्ट्री में ढूंढते रहते हैं और हिस्ट्री में कहीं मिलता ही नहीं है, जैसे कि अभी जावेद जी ने हमें बताया। तो यही चीज़ होती है
जैसे पहले लोग ज्योग्राफी पढ़ लेते थे और क्वेश्चन कुछ अलग आ जाता था, लोग सोचते थे कहाँ से आए, बट वो क्वेश्चन एनवायरमेंट से रहता था। फिर सबने एनवायरमेंट को अलग से पढ़ना शुरू किया। पहले क्वेश्चन आ जाता था आर्ट एंड कल्चर से गांधार आर्ट, फिर हम सोचते थे गांधार आर्ट तो हिस्ट्री में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से आया है। फिर पता चला कि हाँ, खोल के, बट मिलता ही नहीं था। तो ये मिलेगा हमें जब हम अलग से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अभी इसीलिए ये चल गया है ट्रेंड कि अब अलग से सब्जेक्ट्स को पढ़ा जा रहा है। पहले आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री में ही पढ़ लेते थे, पर उतना कोई डिटेल में स्टडी नहीं होती थी, इसलिए अब अलग से पढ़ा जा रहा है और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है, तो एक चीज़ याद रखेगा, हिस्ट्री की कंप्लीट स्टडी यानी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर को जब आप पढ़ते हो तो वो बनता है कंप्लीट हिस्ट्री का आपका सिलेबस। तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखने लगते हैं पूरे हिस्ट्री के, कहाँ से आए हैं ये। तो आपको ये पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ वो प्लस आपकी जितनी भी मैंने जैसे कि बताया है कि नोट्स के साथ साथ आपके जो टास्क है उसको आपको पूरा करना है। नोट्स में तो ऐसे टास्क को मैं ये बता ही रहा हूँ, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े वीडियोस देखते रहिए। जैसे अभी मैंने जो चीज़ें बताई आपको रिवाइज करनी है, तो रिवाइज करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स मैंने प्रोवाइड करके ही दी है। एग्ज़ाम पहले क्या करना कि वो रिकॉर्डिंग्स लगा देना, थोड़ा स्पीड बढ़ा देना रिकॉर्डिंग्स की और रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी नोट्स के साथ। खुद रहेगी आपके लिए, कोई टेंशन मत लीजिएगा उस चीज़ का, है ना। सो आपको रिकॉर्डिंग्स आपके साथ ही रहेगी, तो उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी रिवाइज करना ना, रिकॉर्डिंग शुरू करना और जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ लेना, है ना। तो ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी, हाँ यस, हाँ 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 उस वो कैसे कि बाद में डेवलप होने लगे। अब कैसे कि एक रिलीजन बन गया और उसके अकॉर्डिंग लोग अब अपने फिर कुछ प्रथाएं, अपने रिचुअल्स डालने लगे, तो अपने अपने अकॉर्डिंग काम करने लगे, इसलिए फिर वो डेवलप होने लगे अलग अलग। तो शायद मैंने वो आपके नोट्स में लिख के आपको भेजे ही है ना। हाँ। तो उसका क्या करना है, उसके सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेना है, बहुत डिटेल में नहीं, बस एक बेसिक आइडिया लेके रख दीजिएगा। कभी क्वेश्चन आया तो आपको लॉजिकली भी वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो बाद में डेवलप हुए सभी। ओके, सो इस तरह से हमें याद रखना। यस, थैंक यू। तो ये याद रखिएगा, अच्छे से आपको पढ़ना है। और यानी देखिए, एक दो साल आपको वो वीडियोस तो आपके कहीं नहीं जाने, तो आप जब भी उस वीडियो को पढ़ते रहे तो आप उसको फॉलो करते रहिएगा और वीडियो के साथ लेक्चर्स देखते यानी नोट्स पढ़ते रहिएगा, आपको ये पूरा काम आपका हो जाएगा। सो आपको ये करते रहना है। तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों ने पूछा था कब तक वीडियो रहेंगे, तो मैंने 1 साल बताया, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा होना तो वो भी आप रख लीजिए, ऐसा कोई टेंशन इसमें नहीं है। बट आपको मेरा इतना ही मोटिव है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, ठीक है। सो आप इसे अच्छे से कीजिए। और हाँ, मैंने वो आपके रिपोर्ट कार्ड रेडी रखे, मैं उसको अपलोड करना है, ग्रुप पे भेजना ही भूल गया। मुझे लगा मैंने भेज दिया, मैंने शायद 2 नोट्स आपको भेजे, तो मुझे लगा वो नोट्स के साथ वो चीज़ भेज दी, तो वो 2 नोट्स थे, तो वो अभी मैं आपको वो भी भेज देता हूँ। और आपके जो पिछले वाले जो आपने मुझे क्वेश्चंस के आंसर भेजे, उसके भी आपको मैं रिव्यू भेज देता हूँ। आज का टास्क आपका जो मैंने बताया है वो कौन सा है, कोई एक बार मुझे याद दिला देगा। संगम लिटरेचर, यस यस, थैंक यू सो मच सौजन्या जी। तो यहाँ पे हमें कृष्णदेवराया के बारे में 8 to 10 लाइन्स लिखनी है और संगम लिटरेचर को आज आपको वीडियो देखना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके रखना है। और जिन लोगों ने पिछले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जो मैंने बताए थे भक्तिज़्म, सूफीज़्म को कंप्लीट नहीं किया, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। पीछे नहीं छूटना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, ये याद रखिए। पीछे मुड़ के देखना नहीं है। पीछे मुड़ के कौन देखेगा, जिसने पिछली टास्क पीछे छोड़ दिए, फिर उसको पीछे मुड़ के जाना पड़ता है। आपको पीछे नहीं मुड़ना है, सिर्फ आगे 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 बढ़ते रहना है। तो आगे अगर बढ़ना है तो आपको टास्क उसी वक्त कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको अब कल दिए हुए टास्क पूरे करने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आज मैंने ये चीज़ आपको बताया कि पीछे नहीं मुड़ना है। तो अगली बार से ये याद रखिएगा कि कोई भी टास्क टाइम पे कंप्लीट करके आपको आगे ही बढ़ना है। आपकी नज़र पूरी आगे होनी चाहिए, आपको सिर्फ एक ही एम दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन से जब पूछा गया था कि पेड़ पे आगे आपको क्या क्या दिख रहा है, जब उनको ये कहा गया था कि उसकी आँख को मारिए, तो अर्जुन कहते मुझे सिर्फ उनकी आँख दिख रही है, बाकी आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे पेड़ दिख रहा है, कुछ लोग बोलते थे पर्वत दिख रहे हैं, कुछ
लोग बोलते थे मुझे कोई चिड़िया दिख रही है, बट वो कहते थे कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। आप सिर्फ अपने एम को देखिए और एम को पूरा वहीं पे जाने की कोशिश कीजिएगा। आजू बाजू की सब चीजें आपके सामने धुंधली हो जानी चाहिए, दिखेगा तो सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको आपको क्रैक करना है। ये चीज याद रखना है और अपने एम पे बराबर निशाना बना के रखिए और एकदम आपका एग्जैक्ट निशाना आपके एम पे जाके लगना चाहिए। इतनी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे एक आर्चर अपनी प्रिपरेशन करके बराबर निशाना वहां पे लगाता है, वैसे आपको उतनी प्रिपरेशन करके निशाना वहां पे करेक्ट सेट करना है। सो ऐसे ही चीजों के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। कल परसों के हमारे कुछ आखिरी लेक्चर्स रहेंगे। तो हाँ, यस, पॉलिटी का टाइमिंग जो है वो इवनिंग का वैसे रखा हुआ है। इवनिंग का 5:30 टू 7 रखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, यस, आपने वो कहा था। तो अभी मैं आपको कॉल करता हूँ, हम कॉल पे बात कर लेते हैं, या फिर आप ही मुझे कॉल कर दीजिएगा अभी। ठीक है, जाए। अच्छा अच्छा, आपने मैसेज किए। अच्छा, कल मैं थोड़ा सा एकदम बिजी शेड्यूल में था तो मैं वो ओपन ही नहीं कर पाया। सो हाँ, आप मुझे कॉल ही कर लीजिएगा अभी। ठीक है, अभी। हाँ हाँ हाँ, कॉल कर लीजिए। ठीक है। सो ये सब, यस, थैंक यू। सो ऐसा सब है, तो ये सब आपको याद रखना है और हम कल मिलेंगे। अभी हमारे आखिरी 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं। आखिरी 2 लेक्चर्स में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और आपके और भी टास्क आगे आने वाले हैं, तो उसको पूरा करते करते हमें आगे बढ़ना है। तो हम मिलते हैं कल। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होगा। तो हम कल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को शुरू करेंगे और उसको ख़त्म भी करेंगे। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ बचे हुए छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। वो कौन से रहेंगे वो फिर कल मैं आपको एक तरह से आइडिया दे दूंगा। सो हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।